चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने सीखा है उनमें से कितने सारे पॉइंट्स जो अपने नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक हिसाब से वन शॉट रिव्यू फॉर होल ऑर्गेनिक रिएक्शंस, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं लेकिन जो भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। मैंने पूरा लिस्ट बनाया है, मेरे पास 61 मैंने नेमिंग दिया है कि यही चीजें हमें बोलना है। तो वो सारे रिएक्शंस को हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। जो भी पॉइंट है शायद वो पॉइंट तुमसे अभी तक मिस हो गया हो, नोट्स में तुमने देखा हो लेकिन कहीं छूट गया हो, तो लास्ट टाइम वो पूरा एक बार जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वैसे ही रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन। तो रिडक्शन में हमारे पास कुछ रिएजेंट जो हम लोगों ने पहले से देख रखे हैं। सबसे पहले H2NI की बात कर लेते हैं। H2NI और H2PD दो ध्यान रखना। जब भी कभी पैलेडिनम दे देगा या पैराडाइल चारकोल दे देगा तो हम बस इतना ध्यान रखेंगे किसी भी C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करेंगे, किसी भी C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करेंगे। कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पाई बॉन्ड और उसने दे दिया H2 पैराडाइल्स ऐसे करके, या पैराडाइल चारकोल डाल दिया, तो हम C डबल बॉन्ड O को छोड़ देंगे और जो पाई बॉन्ड है हमारे पास उसको रिड्यूस कर देंगे। जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाएगा। H2NI क्या करता है, हमें पता है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो, हमारे पास कीटोन हो, इन सबको तो बड़े आराम से रिड्यूस कर सकता है। कहाँ पे? एल्डिहाइड को ले जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में जो पाई बॉन्ड है, और जो कीटोन है उनके भी पाई बॉन्ड को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल में लेकर चला जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसको H2NI रिड्यूस कर सकता है। जी हाँ, प्राइमरी अल्कोहल में RCH2OH में लेकर जा सकता है। एल्कीन एल्काइन ये सब को रिड्यूस करता है। एल्कीन हो हमारे पास उसको भी रिड्यूस कर देगा, एल्काइन हो उसको भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है। अगर हमारे पास RCl हो, एल्काइल साइनाइड, उसको भी रिड्यूस कर देगा। इन सब को रिड्यूस कर देगा। कहाँ पे लेकर जाएगा वो? प्राइमरी में। नॉर्मली ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें ध्यान रखना है लगभग सभी के पाई बॉन्ड को, चाहे वो ईस्टर हो चाहे वो जिसका भी पाई बॉन्ड है, अगर वहां पे तो H2NI बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, सबको रिड्यूस करके रख देते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है H2PD से रिलेटेड, जो मैंने बोला कि अगर एल्कीन का पाई बॉन्ड होगा तो उसको रिड्यूस कर देगा, नहीं तो रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये तो हो गई H2NI से रिलेटेड की जानकारी। दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। इनके लिए हम लोगों ने याद रखा है कि अगर हमारे पास एल्कीन हो, अगर हमारे पास एल्काइन हो, एल्कीन और एल्काइन को कुछ भी नहीं करता। कौन? हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन एल्कीन और एल्काइन को कुछ नहीं करता, और सबको वैसे ही रिड्यूस करता है जैसे तुमने H2NI से कराया। जैसे प्राइमरी अल्कोहल ये एल्डिहाइड है, उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा पाई बॉन्ड पे और उसको रिड्यूस करा देगा CH2OH में। अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी मतलब अगर तुम्हारे पास कीटोन हो उसको तुमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया, वहीं लेकर जाएगा। और एक खास बात, अगर तुम्हारे पास एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और तुमने उसको दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या करता है वो? एसिड को पूरा रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल तक, CH2OH तक। ठीक है। अगर कभी ईस्टर मिल जाए तो क्या ईस्टर को छोड़ता है ये? नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है हाइड्राइड आयन का, पूरा रिड्यूस कर देता है। अगर हमारे पास ईस्टर है, ईस्टर को भी पूरा रिड्यूस कर देता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक तरफ बन जाएगा अल्कोहल। जब भी ईस्टर की रिडक्शन कराते हैं हमेशा CO लिंकेज को पहले तोड़ते हैं, तो यहाँ आएगा CHO भी फिर से टूट जाता है। कहाँ पे? RCH2OH। अगर इसको R' बोल दे तो RCH2OH और दूसरी तरफ ROH। एक चीज ध्यान रखते हैं, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं तो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, अगर उस पर ध्यान दें तो जो H माइनस है वो अप्रोच कर जाता है कार्बन प्लस पे यहाँ पे, और O माइनस बच जाता है। यहाँ पे आ गया H इस कार्बन के पास, और O माइनस को H कौन देता है? सॉल्वेंट। अक्सर जैसे अल्कोहल दे देता है, कभी कभी तो अल्कोहल से H मिल जाएगा उसको। अगर हम उसने वाटर लिख दिया तो वाटर से H दे देंगे। ठीक है। अक्सर यहाँ पे कोई और आके H प्लस देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H प्लस नहीं देता, ये बातें ध्यान रखना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है। क्यों? क्योंकि H माइनस ऐसे हाइड्राइड आयन जाकर के ऐड हो जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देते हैं पाई बॉन्ड पे। ठीक है। किसी को ये छोड़ते हैं क्या? नहीं। एक चीज यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड को कहाँ लेकर जाते हैं?
CH2OH में, मतलब एक हिसाब से ऐसा लगता है जो एसिड का C डबल बॉन्ड है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दो चीज जो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। अगर एसिड हो तो उसको कहां लेकर जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अल्टीमेटली CuCH2 में चला जाता है। और अगर हमारे पास हो अमाइड CuNH2, सेम तरीके से अमाइड भी कहां चला जाता है CuCH2 में और प्राइमरी अमीन में जाता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दोगे तो दोनों ही कहां चले जाते हैं, यहाँ पे CuCH2 में, यहाँ पर CuCH2 में। ठीक है, अमाइड हो या एसिड हो दोनों ही CH2 में चले जाते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अमीन में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी हाइड्राइड आयन का सोर्स है, लेकिन वीक सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है। यहाँ पे 5 चीजें बड़ी फेमस होती हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या चीज बहुत फेमस है, किसको रिड्यूस नहीं करता, सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस नहीं करता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कि किसको रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस नहीं करता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन किसको रिड्यूस नहीं करता, सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, और देख लेते हैं किसको किसको रिड्यूस नहीं करता। एसिड, अमाइड, ईस्टर। एसिड को नहीं करता, अमाइड को नहीं करता, ईस्टर को नहीं करता, इसको डिस्टर्ब भी नहीं करता। यही तो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो मिला उसमें। अमाइड जिसको अभी तुमने देखा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो पूरा लेकर चला जाता था CH2 में, लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं करता। एसिड को कुछ नहीं, अमाइड को कुछ नहीं, और किसको कुछ नहीं, ईस्टर। एसिड, अमाइड, ईस्टर को कुछ नहीं, और एल्कीन और एल्काइन को कुछ करता ही ना, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं। तो ये 5 लोग हैं ए, मतलब हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना A4E, 4 A, एसिड, अमाइड, एल्कीन, एल्काइन और एक ईस्टर। इनको डिस्टर्ब भी नहीं करता कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो किसको रिड्यूस करता है, और जो भी होगा उसके पाई बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देते हैं। कहां पे, सेम तरीके से H देकर रिड्यूस कर दो, H- का सोर्स है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास, जैसे एल्डिहाइड है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दोगे तो क्या होगा, H- का सोर्स है, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच करेंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, O- उसको बाद में कौन H देगा, सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे कीटोन होंगे। कीटोन और एल्डिहाइड को तो लगभग सभी लोग रिड्यूस कर देते हैं, इनका रिडक्शन बहुत आसान होता है। एसिड, अमाइड, ईस्टर इन लोगों का रिडक्शन टफ होता है। ठीक है, ये चले जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कभी कभी ऐसे दे देता है कि हमारे पास अगर CH डबल बॉन्ड NH दिया हो, इमीन इसको बोलते हैं इमीन, क्या ये भी रिड्यूस हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से? हाँ, ये कहां रिड्यूस होकर जाएगा, HH दे दोगे इनको, ये रिड्यूस हो जाएंगे RCH2NH2 प्राइमरी अमीन। बॉन्ड अगर पोलर है तो रिड्यूस हो जाएगा, एल्कीन थोड़ी ना है, C पे प्लस आएगा, N पे माइनस, पोलर बॉन्ड है तो H प्लस से कौन अप्रोच कर जाएगा, जहां C प्लस है वहां पे H माइनस आ जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस हो जाएगा। Cl होगा उसको भी रिड्यूस कर देगा RCl, कहां पे, CH2NH2 में। ठीक है, चलिए, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या नहीं करता, एसिड, अमाइड, ईस्टर और एल्कीन, एल्काइन इनको डिस्टर्ब नहीं करता और लोगों को रिड्यूस कर देता है पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन हम लोग जानते हैं, स्टीफन रिडक्शन में क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्टीफन रिडक्शन हमारे पास अगर वो RCl और इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें SnCl2 HCl स्टीम के साथ, तो क्या हो जाता है, ये RCHO में चले जाते हैं। कैसे होता है, अगर मन करे ध्यान दे तो ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन फैमिली में 4 लोग 4 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो Sn2 प्लस में ज्यादा स्टेबल नहीं होता, Sn4 प्लस में, तो Sn खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है और H प्लस को रिड्यूस कर देता है 2H में। वही 2 नेसेंट हाइड्रोजन RCN इस बॉन्ड को HH देकर रिड्यूस करते हैं, कहां पे, इमीन में, CH डबल बॉन्ड NH। और स्टीम क्या करेगा, आएगा नहलाएगा, इसको नहला दो, यहाँ पे माइनस इधर प्लस, प्लस को OH माइनस को HH, 2 बार OH दिया, वाटर निकल करके कहां चला जाएगा, एल्डिहाइड में। तो स्टीफन रिडक्शन रिएजेंट यूज होता है SnCl2 HCl स्टीम और चला जाता है ये एल्डिहाइड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते रहेंगे, अब तक हम लोगों ने जितने रिएक्शंस देख ली,
स्टीफन रिएक्शन हो गया। फिफ्थ नंबर रोसेनमुंड रिडक्शन, रोसेनमुंड रिडक्शन RR। रोसेनमुंड रिडक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास एसिड क्लोराइड हो, उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2 पैलेडियम कैटलिस्ट और पॉइजन विद बेरियम सल्फेट। ये तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट लग गया कि कैटलिस्ट भी है जिससे कि रिएक्शन हो और रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट ना हो जाए, ज्यादा रिडक्शन ना हो जाए, उसके लिए पॉइजन भी मिला रखा है बेरियम सल्फेट। और आगे बोलने के लिए तो ऐसे बोलते हैं H2 पैलेडाइज बेरियम सल्फेट पॉइजन विद सल्फर क्यूनोलिन। सल्फर क्यूनोलिन भी कभी-कभी लिख देता है। क्या करते हैं, बोला है था ना H2PD होगा तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, CCl बॉन्ड को Hs देकर तोड़ देते हैं बस RCH। यहाँ पर रोसेनमुंड रिडक्शन हो गया, तुमने बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन दे दिए तो ये चला गया CH में। ठीक है, चलिए आगे की दो रिएक्शंस। अब कौन सी रिएक्शन देखने चल रहे हैं, अगली रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। जानते तो होंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या करते हैं, याद आ रहा हो तो जो हमारे पास C डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग रिड्यूस करा देते हैं, किससे, N2H4OH माइनस हीट कर देते हैं। तो जो C डबल बॉन्ड है पहले तो उससे रिएक्शन करके हाइड्राजोन में चले जाते हैं, ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, और जब हम हाइड्राजोन को बेसिक मीडियम में रख के हीट करते हैं तो यहाँ से N2 गैस निकल जाता है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में कौन सी गैस लिबरेट होती है, नाइट्रोजन गैस, और ये H2 यहाँ चला आता है, कहाँ चले जाते हैं ये CH2 में, मतलब CO कहाँ चला जाता है CH2 में। ध्यान रखने वाली क्या बात है, बेसिक मीडियम में रिडक्शन करता है तो कहीं अगर बेसिक ग्रुप होगा उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कहीं एसिडिक पार्ट होगा तो उससे रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर रोसेनमुंड पढ़े और क्लेमेंसन ना पढ़े तो अच्छा रहेगा क्या, नहीं, दोनों तो देखना बहुत जरूरी है। क्लेमेंसन रिडक्शन ये भी वही काम करता है, CO को CH2 में लेकर जाता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, ये किसका CO, कार्बोनिल कंपाउंड का। ध्यान रखना दोनों ही रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड का CO होना चाहिए, ऐसा नहीं ईस्टर का CO है तो तुमने इससे रिडक्शन करा दिया, नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड के CO को CH2 में लेकर जाना है और हम चाहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन हो तो उसके लिए यूज करते हैं जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl। क्या होगा, मेटल एसिड रिएक्शन करेंगे, धमाकेदार ZnCl2 बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस, इतनी हाइड्रोजन गैस मिलती है कि इस दोनों पाई बॉन्ड को, एक ही पाई बॉन्ड है मतलब ये डबल बॉन्ड को HS देकर के रिड्यूस कर देता है, वाटर निकल गया CH2 बन गया। ध्यान क्या रखना है, ये एसिडिक मीडियम में होता है, और अगर कभी एसिडिक मीडियम में है और कहीं तुमने रिएक्शन कराया, C डबल बॉन्ड वो भी है और अल्कोहल वाला भी पार्ट है, अल्कोहल, तो HCl के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल कहाँ चला जाता है, RCl में, OH और H वाटर निकल करके RCl में चले जाते हैं। जैसे अक्सर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, C डबल बॉन्ड हो OH लगा दें, किसी ने बोला हमने इसकी रिएक्शन करा दी जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ, क्या होगा, ये CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, जहां पे OH है वहां पे आ जाएगा Cl, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो अल्कोहल है वो HCl से रिएक्शन करके कहां चले जाएंगे, RCl। कोई नई बात है नहीं, आसान सा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। याद है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, एल्काइन को सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो रिएजेंट यूज करते हैं। एक होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन जिसको बोल देते थे, सोडियम लिक्विड अमोनिया। क्या होता है यहाँ पे, अगर हमारे पास एल्काइन हो और उसकी रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराएं, सोडियम लिक्विड अमोनिया से, तो इसको कंट्रोल्ड रिडक्शन कराता है। पता है एल्कली मेटल का सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया क्या करते हैं, NH3 पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का आ जाता है, ब्लू कलर का होता है, कुछ टाइम के बाद वो ब्लू कलर गायब हो जाता है। ब्लू कलर क्यों आता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों होता है, ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, बाद में वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर गायब हो जाता है। ठीक है, और ये नेट पे जाकर के हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस, वही हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस कर देते हैं। ये रिडक्शन किसी मेटल सरफेस पे नहीं होता था, जब रिडक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, ट्रांसफॉर्म। मेटल सरफेस पे होता है तो फिर सिस फॉर्म मिलता है। पक्का रहता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ही मिलेगा। जब भी ट्रांसफॉर्म बनाना हो एल्काइन से तो हम हमेशा यूज करते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया। अच्छा, अगर हमें सिस बनाना होता है तो क्या यूज करते थे, R से ट्रिपल बॉन्ड R, और हम इसमें डाल देते थे H2 पैराडाइज चारकोल या फिर वही बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब केवल ये पैराडाइज बेरियम सल्फेट, इसको क्या बोल देते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट,
लार्ज कैटलिस्ट। तो ये सीसी का ट्रिपल बॉन्ड सिस फॉर्म में, क्योंकि मेटल सरफेस पे पैलेडिनम सरफेस पे रिएक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे जब भी रिडक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सिस फॉर्म में मिलता है। यहाँ से केवल सिस, वहां से केवल ट्रांस। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब तक हम लोगों ने रिडक्शन देख लिए 9। एक रिडक्शन और जो एनसीईआरटी में लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग डाइबोरेन वाटर। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और COOH, बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, B2H6 वाटर। तो ये क्या करता है, ये भी हाइड्राइड आयन जैसा ही सोर्स है, बोरॉन हमेशा प्लस में होता है तो H पे माइनस, हाइड्राइड आयन का सोर्स जैसा है ये H माइनस, इस एसिड को रिड्यूस कर देते हैं बिल्कुल वैसे जैसे तुमने रिडक्शन कराया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड को कहां लेकर जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में। सेम तरीके से यहां भी प्राइमरी अल्कोहल में चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, एसिड प्राइमरी अल्कोहल में चला जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ। आगे अब हो गए हमारे रिडक्शन खत्म हो गया रिडक्शन। अब कहां चल रहे हैं, अब चल रहे हैं हम ऑक्सीडेशन करने। ऑक्सीडेशन, अब तक हम लोगों ने 10 रिएक्शन खत्म कर ली, रिडक्शन हमारे पास 10। अब आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन में। सबसे पहले ओजोनोलिसिस स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन में ओजोनोलिसिस, ये 11 नंबर है। ओजोनोलिसिस में एक तो होता है, ओजोनोलिसिस में ओजोन वाटर जिंक दे देता है या फिर ओजोन वाटर Me2S दे देता है। कभी कभी ओजोन वाटर जिंक, ओजोन वाटर Me2S। इसका मतलब क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में मतलब हमारे पास है कि जब हम एक बार ओजोनोलिसिस करा देते हैं तो फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता। जैसे अक्सर जब हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो जहां भी पाई बॉन्ड हो, जैसे ये है, उस पाई बॉन्ड को क्या करो, तोड़ दो। क्या बोलो, ओलो ओलो निकल लो, पाई बॉन्ड को ओ दे करके तोड़ दो, तो ये बन जाएगा। एक को आर एक को आर डैश बोल देते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगर ये दोनों में से कोई रिएजेंट है तो जो मिला वही छोड़ देते हैं। अगर ये कीटोन है तो कीटोन, एल्डिहाइड पाई बॉन्ड को पूरा तोड़ो, दोनों को ऑक्सीजन देकर के भगा दो। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में दैट्स इट। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, फिर क्या होगा, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो पहले तो यही होगा, यही दोनों बनेंगे। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ध्यान रखते हैं रिएजेंट क्या यूज होता है, केवल ओजोन वाटर। यहाँ पे जिंक या फिर Me2S नहीं देता। तो जब भी केवल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो पहले ओजोनोलिसिस का रिडक्टिव वाला, बाद में जो मिला उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना। कहां पे, फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे हम जो एल्डिहाइड होगा। अगर एल्डिहाइड है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे एसिड में। एल्डिहाइड विल ऑलवेज converted into carboxylic acid when oxidative ozonolysis will occur। जब भी कभी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा एल्डिहाइड को एसिड में लेकर चले जाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड कहां चला जाएगा, एसिड में। जैसे एक ओजोनोलिसिस करा लेते हैं, देखते रहना है। जल्दी जल्दी हम लोग जितना भी है हमारे पास हम सबको रिवीजन करा देंगे और फास्ट हमारा रिवीजन हो जाएगा सारी चीजों को लेकर। ठीक है, जैसे किसी ने हमें ये दे दिया और हमसे बोला कि चलो इस रिएक्शन को ओजोन वाटर से करा दो, और एक बार उन्होंने बोला ओजोन वाटर से तो कराओ लेकिन जिंक डाल के रखना। तो जब जिंक डाल करके करोगे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो तो एक मिल जाएगा एसीटोन, CH3 CO CH3। इधर से CH3 यहाँ पे तो एक H होगा ना, तो CHO हो जाएगा ये CH3 CHO। अब जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, ये तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है क्योंकि यहाँ पे जिंक या फिर Me2S नहीं है, तो जो प्रोडक्ट मिला, अब ये तो कीटोन है तो वहां भी कीटोन ही रहेगा। लेकिन जो एल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कहां पे, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर चले जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, जहां भी एल्डिहाइड मिलता था वो एल्डिहाइड एसिड में चला जाएगा। बस ओजोनोलिसिस हो गया जी। हाँ, ओजोनोलिसिस ध्यान रखना आसान सा होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे और अगर एल्डिहाइड बनता है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर एल्डिहाइड नहीं कीटोन है तो कीटोन में ही रहेगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन टफ रहता है। आगे चलें, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 H+ एसिडिफाइड KMnO4 के थ्रू ऑक्सीडेशन। एसिडिफाइड KMnO4 इज सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लेकिन किसके लिए,
एल्कीन के लिए अगर कभी एल्कीन की रिएक्शन किसी ने बोला कि तुम कराओ एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तो उसका मतलब होगा सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं और वो एल्कीन को वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एल्कीन के लिए सेम है ये भी, और इसके जैसा ही रहता है K2Cr2O7 एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। अगर एल्कीन की रिएक्शन इनसे पूछा गया तो हम बिल्कुल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मान के कर देना, ओलो ओलो निकल लो, एल्डिहाइड है तो एसिड में कन्वर्ट कर देना। एल्कीन से पूछेगा तब अक्सर इनका यूज कहां करते हैं, एल्कोहल में। तुम्हारे पास अगर प्राइमरी एल्कोहल है और तुमने उसमें डाल दिया एसिडिफाइड KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ध्यान रखें K2Cr2O7 की जगह पे इसका एनहाइड्राइड भी दे देता है CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, एसिडिफाइड क्रोमिक एनहाइड्राइड लिख भी देता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो अगर क्रोमिक एनहाइड्राइड होगा तो हम ये रिएक्शन कराएंगे। एल्कोहल के साथ कैसे होगा, जब भी कभी ऑक्सीडेशन कराना हो एल्कोहल का, तो हम जो उनके पास जहां पे OH लगा होता है उस कार्बन को हाईलाइट करते हैं और उसके पास जो CH बॉन्ड है उसको देखते हैं। CH बॉन्ड को क्या कर देते हैं, OH OH देकर ब्रेक करते हैं, OH OH देकर ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन के पास कितने OH आ जाएंगे, 3 OH। तो 3 OH आए तो वाटर निकल जाएंगे, कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा ये, एसिड में। प्राइमरी एल्कोहल कहाँ चला जाता है, एसिड में। एक OH तो पहले से था, CH बॉन्ड को OH OH देकर ब्रेक कर देते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। जब भी कभी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का ये तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं है, एक हिसाब से ये क्या है, KMnO4 या K2Cr2O7 से रिएक्शन। तो जब भी तुम कभी एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन कराओगे तो प्राइमरी एल्कोहल चला जाएगा एसिड में। और ध्यान रखें K2Cr2O7 को अक्सर क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें, क्रोमिक एनहाइड्राइड H2SO4, इसको एक नाम भी देते हैं, क्या, जोन्स रिएजेंट। क्या बोल देते हैं, जोन्स रिएजेंट। तो चाहे तुम KMnO4 यूज करो एसिडिफाइड, चाहे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट या जोन्स रिएजेंट, सेम ही चीज है, इसी को क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलता है। तो प्राइमरी एल्कोहल कहां गया, प्राइमरी एल्कोहल कहां गया, एसिड में। अगर सेकेंडरी एल्कोहल हुआ तो RCHOH R, तो इसके पास देखो एक CH है जिस कार्बन पे OH लगा है, तो उसी को ऑक्सीडाइज कर दो OH देकर। एक कार्बन पे दो OH आ गए, वाटर निकाल दो, कहां चला जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो R, ये क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, एक में एसिड एक में कीटोन। और एक खास बात, अगर कभी टर्सरी एल्कोहल हो जाए, टर्सरी एल्कोहल, तो टर्सरी एल्कोहल फिर रिएक्शन नहीं करते किसके साथ, इनका ऑक्सीडेशन होना बहुत टफ है। टर्सरी एल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग दीस रिएजेंट्स, कुछ भी नहीं होता। टर्सरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते, बहुत टफ है इनका ऑक्सीडेशन। टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही ज्यादा टफ है। चलिए, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। प्राइमरी एल्कोहल कहां जाएगा, ऑक्सीडेशन कराने पे क्रोमिक एनहाइड्राइड जोन्स रिएजेंट KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ एसिड में। सेकेंडरी एल्कोहल कहां जाएगा, कीटोन में। टर्सरी एल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दीस रिएजेंट्स। ठीक है, अच्छा, एक बहुत प्यारा सा रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस काम में यूज होता है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में, खास करके प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए। जब हम लोग PCC यूज करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा ही, एक ही CH बॉन्ड टूटता है, दो है तो क्या होगा, एक ही CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करा दो OH देकर, एक को छोड़ दो। तो देखो एक कार्बन के पास दो OH, वाटर निकाल दो तो एक H बचेगा और एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 में। देखो यहां से वाटर निकाल के, ये वाटर तो गया ही, तो CH और O एल्डिहाइड में चला जाएगा। और अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल हो, सेकेंडरी एल्कोहल एक H एक OH, ऐसे सेकेंडरी एल्कोहल के लिए तो यूज नहीं करते इसको, लेकिन अगर मान लो हो तो क्या करें, इसके पास भी CH बॉन्ड है, उसी को ऑक्सीडाइज करा दो OH देकर। फिर एक कार्बन में दो OH आ जाएगा, वो चला जाएगा C डबल बॉन्ड O में कीटोन में। और टर्सरी एल्कोहल हो तो टर्सरी एल्कोहल तो इनका बाप भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता था। टर्सरी अगर एल्कोहल मिला और तुमने उसको दे दिया PCC, कुछ होगा क्या, नहीं। जब जोन्स रिएजेंट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, वो सब टर्सरी एल्कोहल का कुछ नहीं कर पाए, तो PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन जनरल यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूजिंग कॉपर हीट एट 573 केल्विन। डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कॉपर के साथ हम लोग हीट करते हैं 573 केल्विन पे, डिहाइड्रोजनेशन होता है। ध्यान रखना, हो तो जाता है अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकल करके होता है। कैसे कराते हैं? जैसे तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ऐसे होगा RCH2OH, कॉपर के साथ हीट करो तो कैसे लिखते हैं? बोलते हैं उस ऑक्सीजन से लगा हुआ H और उसी ऑक्सीजन से लगा हुआ जो कार्बन है उसके पास जो H है, उन दोनों को मिला के निकाल दो तो जो बनता है वही हो जाता है डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गैस का निकल जाना। कॉपर के साथ हीट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को 573 केल्विन पे, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है और बन जाता है प्राइमरी, मतलब हमें मिल जाता है प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। अगर यही हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता, सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे, इस कार्बन के पास दो R ग्रुप लगे हुए हैं और एक OH है और एक H है। अब जब इसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करो तो क्या होता है? सेम ऑक्सीजन से लगा हुआ H, कार्बन से लगा हुआ H निकल जाते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, R C डबल बॉन्ड R और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल हो, प्राइमरी और सेकेंडरी से कहां चला जाता है? प्राइमरी से एल्डिहाइड में, सेकेंडरी से कीटोन में और डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। Primary and secondary alcohol undergoes dehydrogenation process when it is heated with copper at 573 Kelvin. But tertiary alcohol undergoes dehydration. So जो tertiary alcohol होगा, tertiary alcohol का एक ही केस तुम्हें याद रखना है बस। अगर हमारे पास tertiary alcohol हो तो क्या होता है? अब तो इसके पास तो H है लेकिन इस कार्बन के पास तो नहीं है ना, इस कार्बन के पास तो नहीं है, तो क्या होता है? टर्सरी अल्कोहल को अगर कॉपर के साथ हीट करो ना तो डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये ध्यान रखना, कॉपर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ तो डिहाइड्रोजनेशन करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं, वाटर निकाल देता है, डिहाइड्रेशन, OH और H वाटर निकाल देता है, मिलता है एल्कीन। ये पीसीसी जैसा नहीं है कि पीसीसी से तो कुछ नहीं होता, KMnO4 या जोन्स रिएजेंट देते तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब तुम कॉपर के साथ हीट करो तो एल्कीन बन जाता है। एल्कीन देखो, इस कार्बन और इस CH2 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH3CH3, ठीक है, क्या बन जाता है? एल्कीन। 573 केल्विन पे अगर हम अल्कोहल को हीट करते हैं, क्यों ऐसा होता है पता है? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जब भी कभी टर्सरी अल्कोहल हो, हीट करते रहो तो ये OH निकाल करके कार्बोकेटायन बना लेते हैं आराम से, और अगर कार्बोकेटायन बना तो H+ भी रिलीज हो जाएगा जिससे एल्कीन बन जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। टर्सरी अल्कोहल अंडरगोस डिहाइड्रेशन व्हेन इट इज हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है। और खास करके ये वाला केस ध्यान रखना, क्यों डिहाइड्रेशन हो गया? बिकॉज़ डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल इज वेरी इजी, या ऐसे बोले उनका डिहाइड्रेशन होना आसान है, क्योंकि जब भी कभी डिहाइड्रेशन होता है, E1 मैकेनिज्म का एग्जांपल, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से होता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में ही बेयर्स रिएजेंट ले आते हैं। बेयर्स रिएजेंट जानते हैं? हाँ, जब भी कभी हमारे पास एल्कीन हो उसकी रिएक्शन, बेयर्स रिएजेंट क्या है? एल्कलाइन cold aqueous alkaline KMnO4, cold aqueous alkaline KMnO4 is known as Bayer's reagent। ठंडा, वैसे KMnO4 बहुत डेंजरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन अगर उसका ठंडा माहौल लेकर आओ, पानी मिला करके थोड़ा सा बेस मिला करके लेकर आओ तो उसको बोल देते हैं बेयर्स रिएजेंट। और जब भी कभी बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन कराएं एल्कीन के साथ, तो एल्कीन उस बेयर्स रिएजेंट का कलर गायब कर देता है। बेसिक मीडियम रहता है इसलिए वो चला जाता है MnO2 में, ठीक है, याद करो वो BNA करके, बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम नहीं होता, डाइल्यूटेड जैसा रहता है, इसलिए वो BNA एक शॉर्टकट के नाम 135। बेसिक मीडियम में 1 का चेंज, न्यूट्रल मीडियम में 3 का, तो यहाँ पे तो एक्वस मीडियम रहता है, बेसिक तो रहता है लेकिन एक्वस मीडियम, तो 3 का चेंज हो जाता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे, ये 7 है, 3 का चेंज करोगे तो 4 में चला जाएगा, MnO2 में। चॉकलेट ब्राउन कलर का MnO2 दे देता है, उसका पर्पल कलर गायब हो जाता है परमैंगनेट का, और एल्कीन सिस मैनर में पाई बॉन्ड को तुड़वा करके OH लगवा लेते हैं। सिस मैनर क्या बना देते हैं? ग्लाइकॉल। अगर ये इथाइलिन है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाता है, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट काफी आसान सा है। एक और रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं HiO4, पर आयोडिक एसिड। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं पीरियोडिक एसिड, नहीं, ये है पर आयोडिक एसिड। तो पर आयोडिक एसिड की रिएक्शन अगर हम कराएं
ग्लाइकॉल के साथ, ये ग्लाइकॉल का ही ऑक्सीडेशन करता है, बहुत बेहतरीन सा है। ग्लाइकोल्स पैरायोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो कार्बन कार्बन का जो ग्लाइकॉल लिंकेज वाला है उसको OH देकर ऑक्सीडाइज करा दो, तो एक कार्बन पे 2 OH हो जाएंगे, देखो ये C डबल बॉन्ड में चला जाएगा, उधर भी C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो मिलेगा वही फाइनल प्रोडक्ट पैरायोडिक एसिड में। जैसे तुम्हारे पास ये है एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH, और इसकी रिएक्शन तुमने कराया HiO4 से, क्या होगा, इस कार्बन कार्बन वाले लिंकेज को तोड़ दो जो हमारे पास ग्लाइकॉल बना रहा है, और क्या देकर के OH देकर, इस लिंकेज को OH देकर तोड़ देते। एक कार्बन के पास देखो ये CH2 है, दो H लगे होंगे, और 2 OH आया, वाटर निकल के C डबल बॉन्ड O बना देगा, तो फॉर्मल्डिहाइड, कितना फॉर्मल्डिहाइड, 2। ठीक है, तो HiO4 सिंपल ग्लाइकॉल वाले लिंकेज को OH देकर तोड़ देता है। अच्छा, ये हो गए। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और होते हैं अपने पास, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो फेमस बहुत है, जानते भी होंगे तुम, कौन कौन से, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, क्या करते हैं ये सब, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, ऐसे याद रखो, कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है, ये भी कॉपर 2+ का है, और टॉलेंस रिएजेंट Ag+ का कोई सॉल्यूशन होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये लोग खुद क्या होना चाहते हैं, रिड्यूस, दूसरे को क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज। इन सब में कौन अच्छा होता है, टॉलेंस रिएजेंट, पता है, टॉलेंस रिएजेंट थोड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव है, वो जल्दी से रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए वो खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो टॉलेंस रिएजेंट की पहले बात कर लेते हैं। ये सारे एल्डिहाइड हो, चाहे हमारे पास एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, कोई भी हमारे पास एल्डिहाइड हो, उनको जब भी तुम कभी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट Ag+ या फिर इसी को Ag2O लिख देता है, या अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिख देता है AgNH3 होल ट्वाइस, कहीं पर भी ऊपर प्लस, तो अल्टीमेटली Ag+ होना चाहिए। तो Ag+ खुद रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मिरर में, और एल्डिहाइड चाहे जैसे एल्डिहाइड हो उनको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड हो। और एक चीज, एक है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। ऐसे तो फॉर्मिक एसिड नहीं देते टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट एसिड नहीं देते, लेकिन ये दे जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास देखो एल्डिहाइड वाला चेहरा दिखता है, ये भी खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो इधर से ऑक्सीडाइज कराओ तो ये चला जाएगा OH में, देखो जो एल्डिहाइड है वो एसिड में जा रहा है, तो एल्डिहाइड एसिड में चला जाएगा, तो ये तो यहाँ चला जाएगा OH C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत अनस्टेबल होते हैं, वो OH और H वाटर निकाल करके अल्टीमेटली कहाँ चला जाएंगे, CO2 में, और क्या दे देंगे, सिल्वर मिरर, अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्या फॉर्मिक एसिड में सिल्वर मिरर दे सकते हैं, हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सारे एल्डिहाइड सिल्वर मिरर दे सकते हैं, और ये भी। और फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल एल्डिहाइड है, एलिफेटिक, उनको तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं एसिड में, लेकिन अगर एरोमेटिक हो जैसे बेंजल्डिहाइड हो तो उनको नहीं कर पाते। इसका मतलब जो नॉर्मल एल्डिहाइड है वो तो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके वो खुद कहाँ जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में, रेड कलर के प्रेसिपिटेट CU2O में, ध्यान रखना ये भी पूछ लेता है, CU2O रेड कलर के प्रेसिपिटेट में चला जाएगा। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, वो उनके साथ रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, नॉर्मल एल्डिहाइड दे देते हैं। याद रहेगा ये चीज, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, इतना ही चीज ध्यान रखना है बस। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर बायोमोलिक्यूल्स में इनसे रिलेटेड बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में जो लोग इनको रिड्यूस कर देता है उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सब लोग फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। डाइसैकेराइड में हमारे पास था सुक्रोज, वो नहीं कर पाता था। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ और आसान से रिएक्शंस। अब तक हम लोगों ने जो रिएक्शंस देख लिया वो 21। अब चलते हैं एल्डोल। एल्डोल जानते हैं, कार्बन कंपाउंड की बहुत फेमस रिएक्शन, ये तो जानते ही होंगे। क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो जिसके पास भगवान ने अल्फा हाइड्रोजन दिया हो, अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो बेसिक मीडियम में एक हिसाब से उनके 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं एल्डोल। तो क्या होता है, कैसे, एक बार इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इनका CO दिखाई दे, एक बार इनका अल्फा H, CO के पास वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन और उसके पास लगे हुए H को क्या बोलेंगे, अल्फा H। एक बार हम उसके CO को दिखाते हैं, एक बार अल्फा H को,
H पे प्लस C पे माइनस, H प्लस आ जाता है कहाँ पे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं और यहाँ CO वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं, C प्लस O माइनस, O माइनस को H प्लस मिल जाएगा, C प्लस को C माइनस, तो ये चला जाएगा CH3 CH और इसके पास लग जाएगा, देखना CH के पास कौन लगा है O माइनस, O माइनस को मिल जाएगा ये वाला H प्लस और ये CH2 और CH2, तो ये मिल जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। तो जब भी कभी एल्डोल कराते हैं तो ऐसे मिल जाता है CH3 CHOH CH2 CH2 जी, ठीक है। अब जो हमें ये मिला ये वाली चीज, इसको ध्यान से देखो, तो एल्डिहाइड भी है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, एल्कोहल भी है, बीटा पे ऑल भी है और ये एल्डिहाइड भी है, तो प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डोल रिएक्शन है। और अगर हम इसको हीट कर दें तो कंडेंसेशन हो जाता है, क्या होता है, अल्फा से H और बीटा से OH निकल जाते हैं, अल्फा से H और बीटा से OH निकल जाता है, मिल जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। चलिए कंडेंसेशन में, हाँ अच्छा, एल्डोल कभी कभी अंतर अंतर हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन एक ही कंपाउंड में दो जगहों पे CO वाले लिंकेज लगे रहते हैं, तो हम लोग कैसे कराते हैं, और अगर हमारे पास दो अलग अलग हो, एल्डोल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कभी हमारे पास ऐसे दे दे क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में अक्सर हमारे लिए दो चीजें फेमस होगी, क्या, एक तरफ हमें दे देगा एल्डिहाइड, जैसे मान लो हमें दे दिया किसी ने, एक दे दिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और किसी ने दे दिया साथ में चलो फॉर्मल्डिहाइड, अब क्या होगा, इसके पास तो अल्फा H नहीं है, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास कहां अल्फा H होगा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप के पास लगे हुए कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे तो पास में कोई कार्बन नहीं, तो इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ एक चीज नोट रखिए, अगर क्रॉस एल्डोल में एक हो कीटोन, और अक्सर ये देता है एक होता है एल्डिहाइड, तो हमेशा ही कीटोन का अल्फा यूज करना, अल्फा H और एल्डिहाइड का CO। क्रॉस एल्डोल में मेजर प्रोडक्ट लिखने के लिए ये पॉइंट याद रखना, कीटोन का अल्फा H एल्डिहाइड का CO, कीटोन का अल्फा H एल्डिहाइड का CO, कीटोन का अल्फा H एल्डिहाइड का CO, ठीक है। चलिए तो इसका अल्फा H यूज करो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, इसका अल्फा H यूज करेंगे, इसका H कहां जाएगा, उसके पास, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ोगे ना, C प्लस O माइनस, प्लस को ये जब H प्लस निकलेगा तो CH2 माइनस आएगा, तो उसके साथ ये लग जाएगा, ये कार्बन, उसके पास दो हाइड्रोजन है तो CH2, O माइनस को यहाँ वाला H मिल जाएगा, OH, ये मिल जाएगा हमारे पास CH3 CO CH2 CH2 OH, ये हो गया क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट। अगर वो कंडेंसेशन चाहता है हीट कर देगा, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा या बीटा, बीटा पे OH लगा है, बीटा हाइड्रोक्सी, तो बोलेंगे अल्फा से H निकालेंगे, बीटा से OH निकालेंगे, अल्फा से H बीटा से OH, OH यहाँ से H, वाटर निकाल दो, हमें मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH। याद रखना जब भी कभी क्रॉस एल्डोल हो, अभी तो ऐसा केस था कि इसके पास तो अल्फा H था भी नहीं, अगर होता भी तो हमेशा ही एल्डिहाइड का CO यूज करेंगे, CO, और कीटोन का अल्फा H, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए क्रॉस एल्डोल का ध्यान रखना, जब भी कभी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाएगा वहां भी ये ध्यान रखना कि हमें कीटोन का अल्फा H यूज करना है और एल्डिहाइड का CO यूज करना है, जब भी कभी क्रॉस एल्डोल की बात होगी तो, ठीक है। चलिए अब एल्डोल अगर पढ़ा तो इसके एक बड़े फैक्टर होते हैं, इनको बोलते हैं पेंटारोनिक्स, अक्सर एल्डिहाइड देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और खास करके एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड को अकेले लेकर जाओ और बेसिक मीडियम में डाल दो, पूछो भाई तो देगा क्या, एल्डोल देगा, नहीं, ये बोलेगा मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये एल्डोल तो नहीं देने वाला, तो क्या करते हैं, तो बोलते हैं तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम कुछ दोगे, बेसिक मीडियम में कुछ दोगे, एल्डोल नहीं दोगे तो कुछ दोगे, क्या दोगे, कैनिजारो, और क्या दे जाता है, यही कंपाउंड एक बार ऑक्सीडाइज हो जाता है, यही कंपाउंड एक बार रिड्यूस हो जाता है। सेम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा दो, बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट बना दो HCO माइनस, और उसी को करा दो रिड्यूस, सेम ऑक्सीडाइज सेम रिड्यूस, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये हो ग्लाइकोप्सिन, उसको बोल देते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब इसके देख लो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते ऐसे, नॉर्मली ऐसे कार्बन के पास H लगा हो जहां पे डबल डबल बॉन्ड ना हो,
तो ये CHO अंदर ही अंदर दो CHO है पास पास में, यहाँ बेसिक मीडियम रखोगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर कैंजारो, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा रिड्यूस। कोई भी एक ऑक्सीडाइज, कोई भी एक रिड्यूस करा। दिक्कत तो तब होती है जब हमारे पास ऐसे दो CHO आ जाए जहां पे हमें दिमाग लगाना हो कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। जैसे यहाँ पे दे दे बेसिक मीडियम, आप कैसे कराओगे इंट्रामोलिकुलर, अंदर ही दो CHO है, कोई एक ऑक्सीडाइज होगा कोई एक रिड्यूस होगा, उसी को बोलते हैं कैनिजारो। ध्यान रखना कैनिजारो रिएक्शन में एक वर्ड यूज करता है डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो कौन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, वो सारे के सारे कंपाउंड जो कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं उन्हीं के लिए एक स्टेटमेंट ऐसे यूज करता है, दिस कंपाउंड विल डिस्प्रपोर्शनेट इन एल्कली, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा एल्कली में, एक बार ऑक्सीडाइज होगा एक बार रिड्यूस होगा। अच्छा, तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे कराएंगे, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, वो कैसे देखेंगे, देखेंगे NO2 खींचता है, हाँ कहां से खींचेगा, ऑर्थो और पैरा से। तो यहां से ज्यादा खींच रहा है, हाँ तो OH माइनस कहां अटैक करेगा, जहां से ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब हाँ ये तो अपने ऑर्थो पैरा से खींचता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका क्या करा देंगे, रिडक्शन। ध्यान रखना यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि वहां से खींचा गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में, हाँ जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका करा देना रिडक्शन। जब भी कभी ऐसे डाउट हो तो इसका रिडक्शन हो जाएगा CH2OH और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, कम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा हम लोग करा देंगे उसका रिडक्शन। ठीक है, चलें एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, कैनिजारो में भी हम लोग ने क्रॉस कैनिजारो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, और अगर हमारे पास ये तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो था, क्रॉस कैनिजारो नहीं देखा। अगर क्रॉस कैनिजारो की बात करें, मान लो दो लोग हैं जो हमारे पास जैसे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड थे, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, क्रॉस कैनिजारो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बड़े आराम से सीख जाते हैं हम लोग। बेंजल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड, इनका क्रॉस कैनिजारो कैसे होगा, बेसिक मीडियम देखिए। अब कोई एक ऑक्सीडाइज होगा कोई एक रिड्यूस होगा, कौन होगा ऑक्सीडाइज है, हमेशा ध्यान रखिए छोटकू को करेंगे ऑक्सीडाइज, हाँ छोटकू ऑक्सीडाइज हो जाएगा जी हाँ, और बड़कू को करेंगे रिड्यूस, जो बड़ा है उसको छोटा करेंगे रिड्यूस करेंगे, छोटे को ऑक्सीडाइज। अब देखो ये एल्डोल तो नहीं देता ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, एल्डोल नहीं, एल्डोल नहीं होगा तभी कैनिजारो कराना, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ और आसान से रिएक्शंस, एक तो ले लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म सुना होगा, हेलो जागते रहिए, हेलोफॉर्म। जब कभी हमारे पास एल्कोहल में हो तो ऐसा एल्कोहल, और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड, COCH3 या CH2CH3 वाला, और उसकी रिएक्शन करा दें हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या होता है, जो CH3 ग्रुप है वो कहां चले जाते हैं, CH3 में, CHX3 में, और जो बचा हुआ पार्ट है वो कहां चला जाता है, एसिड में, RCOO-, बेसिक मीडियम है तो RCOO-, ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाता है। और हेलोफॉर्म मिल जाता है, अगर क्लोरीन यूज किया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन यूज किया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन यूज किया तो आयोडोफॉर्म। यही है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन। याद रखें एल्कोहल हो तो CH2CH3, कीटोन हो तो CH3COCH3 ग्रुप होना चाहिए। ये ग्रुप निकल के चले जाते हैं CHX3 में, हेलोफॉर्म में, और बचा हुआ पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है कहां पे, RCOO-, एसिड में चला जाता है एक हिसाब से, अगर तुम एसिडिफिकेशन करा तो। जैसे अक्सर पूछता है बताओ कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जब कभी आयोडोफॉर्म मिलते हैं ना तो वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है CHI3, इसलिए उसको आयोडोफॉर्म टेस्ट बोल देते हैं। यही रीजन जो तुमने ऐसे लिखी Cl2, जैसे ऐसे लिख देता है अक्सर X2NaOH, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं NaOX, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ऐसे भी करके क्यों लिख सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक तुम्हारी रिएक्शंस हैं, हेलोजन बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं NaX और NaOX, यही NaOX, इसको समझना होता है हेलोजन प्लस NaOH। जैसे हमारे पास एसीटोन है CH3COCH3, इसकी रिएक्शन उसने दे दिया एग्जांपल मान लो NaOI के साथ। अब NaOI को क्या समझेंगे, NaOH प्लस I2, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जा रहा है, तो ये चला जाएगा CHI3 में, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOO-Na। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट तो बोलेंगे हाँ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ले जाएगा।
दो फेमस कंपाउंड कौन कौन से? एक है ये एसिटाल्डिहाइड और एक अल्कोहल में है CH3CH2OH। देखने में ऐसे लगता है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लिखो अच्छे से। इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HC+CH3। देखो इसके पास COCH3 है। अक्सर एल्डिहाइड नहीं देता हेलोफॉर्म, लेकिन ये देखो दे जाएगा। और दूसरे वाले को देखो H अलग करो, CHOH CH3। देखो इसके पास CHOH CH3 है, COCH3 है, तो ये दोनों दे जाते हैं। इन दोनों को अलग से जल्दी से रिवाइज करके रखना चाहिए। एसिटाल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल कैन गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, ऐसे ही ध्यान रखना है। हेलोफॉर्म जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बनिक कंपाउंड, बेस और हेलोजन कितने रेशियो में निकल जाते हैं? हो सकता है ये भी चीज पूछ ले और पूछा भी गया है पहले। जब हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो कार्बनिक कंपाउंड, बेस और हेलोजन जैसे Cl2 कितने कितने रेशियो में ले जाते हैं? तो बोलते हैं 3 एसिडिक H है तो 3 एसिडिक H को निकालने के लिए NaOH यूज करते हैं, और एक बाद में जब एसिड बनता है उसके लिए तो 4 NaOH यूज होता है। जितना एसिडिक H है उतना हेलोजन भी यूज होता है, 3। तो एक्चुअली में कार्बनिक कंपाउंड, बेस और हेलोजन जो यूज होते हैं वो 1:4:3 के रेशियो में। कार्बनिक कंपाउंड 1, बेस 4 और हेलोजन 3। बेस कितना? 4। ठीक है, 1:4:3 के रेशियो में कार्बनिक कंपाउंड, बेस और हेलोजन यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर रिएक्शन पे पहुंच गए हम। सीरियल नंबर नहीं बोल रहे, अचानक नहीं बोल रहे हो तुम चौंक जाते हो। 24 कहां से आ गए? नेक्स्ट है हमारे पास हॉफ कर देगा कुछ, हॉफमैन ब्रोमामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हेलोफॉर्म होगा। कौन देते हैं? अमाइड। वो भी कैसे अमाइड? केवल ऐसे RCONH2 ऐसे ही वाले ही देते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड। और इनके रिएक्शन किससे चलाते हैं? Br2NaOH या फिर Br2KOH, कुछ भी यूज कर सकते हैं। या इसी को ऐसे भी लिख देता है एग्जाम में NaOBr या फिर KOBr। क्या करते हैं? जल्दी से बस CO गायब कर लेते हैं, RNH2। और यहाँ पे ध्यान रखें, जो इसका स्लो स्टेट में जो इंटरमीडिएट मिलता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में, वो कौन होता है? एक्चुअली में वो इंटरमीडिएट ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड ग्रुप NH- K+ आता है, फिर बाद में यहीं पे Br लग जाता है। अब सारी मैकेनिज्म अभी बताने का टाइम नहीं है, बस वो होता कैसे है, ये बॉन्ड टूटता है, ये इधर आते हैं ऐसे। ये वाला स्टेप होता है सबसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RN यहाँ पे माइनस RNC डबल बॉन्ड, RNC डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ध्यान रखना, इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बनता है? स्लोवेस्ट स्टेप का इंटरमीडिएट कौन है? एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड। और क्या होता है? एक कार्बन कम हो जाता है, CO निकल जाते हैं, NH2 में चले जाते हैं, अमाइड अमीन में चला जाता है, प्राइमरी अमीन में। ठीक है, चलो अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अमीन बन जाती है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन देख लेते हैं। कौन सी? कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट कैसे होता है? क्लोरोफॉर्म बेस दे देते हैं प्राइमरी अमीन को, तो वो बदबूदार स्मेल दे देता है, बहुत गंदी सी स्मेल। क्या भाई गंदी सी स्मेल क्या होता है? कार्बिल अमीन टेस्ट, जिसको हम लोग कैट बोल देते थे। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन उसकी रिएक्शन कराए क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में, ये तो ऐसे बैलेंस नहीं हो जाता है। ऐसे ही क्यों लिखते हैं? आराम से याद लिख लेते। देखो 3H 3Cl, 3 HCl निकल गया, और 3 HCl 3 KOH क्या करेंगे? एसिड बेस रिएक्शन, KCl और वाटर 3 और बचेगा क्या? RNC क्या बन गया? एल्काइल। ये सब काम कराने के लिए देखो बहुत सारे NH CH CCl इतने सारे बॉन्ड तोड़ने, इसलिए थोड़ा हीट भी देना पड़ता है। तो एग्जाम में हमसे ऐसे बोलता है, प्राइमरी अमीन व्हेन हीटेड with a mixture of chloroform and base it gives what? Alkyl। क्या है ये? आइसोसाइनेट नहीं है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। साइनेट तो वो था RNCO। एल्काइल आइसोसाइनेट गंदी स्मेल वाला कंपाउंड होता है। और हमारे पास अमीन, क्लोरोफॉर्म और बेस का रेशियो क्या है? 1:3। देखो याद भी हो जाएगा। एक प्राइमरी अमीन चाहिए और एक क्लोरोफॉर्म और एक
ध्यान रखें बेस कितना चाहिए 3। कार्बाइल टेस्ट कौन देता है? ओनली प्राइमरी अमीन गिव्स कार्बाइल टेस्ट। और ध्यान रखना प्राइमरी अमीन में एनिलीन भी इन्वॉल्व है, एनिलीन भी प्राइमरी कार्बाइल टेस्ट देता है। कभी कभी ऐसे दे सकता है। क्या इनको हम कार्बाइल टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? एनिलीन और ये CH3NH2, क्या इन दोनों को कार्बाइल टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? नहीं। क्यों? ये भी देगा कार्बाइल टेस्ट, ये भी देगा, दोनों ही कार्बाइल टेस्ट से जाते हैं। ये भी CH3NC बना लेगा, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म बेस के साथ हीट करोगे तो, और ये भी बना लेगा वही क्लोरोफॉर्म बेस के साथ फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये नोट करके रख लेना। एनिलीन आल्सो गिव्स कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटी सी रिएक्शन और देख लेते हैं, HBZ रिएक्शन, हेल्बरहार्ड जेलेनिस्काइड रिएक्शन। HBZ छोटी सी है लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है। HBZ रिएक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जैसे ये, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हैलोजन रेड फास्फोरस, हैलोजन रेड फास्फोरस, जैसे Cl2 रेड फास्फोरस ले लो, फ्लोरीन को छोड़ करके कोई भी हैलोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम HBZ से कराते हैं तो क्या होता है? इसका अल्फा H निकल जाता है और वो रिप्लेस हो जाता है हैलोजन के साथ, वो हैलोजन आके बच जाता है। क्या काम करने के लिए इसको यूज करते हैं? ये नोट कर लेना, HBZ हेल्बरहार्ड जेलेनिस्काइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर क्या करने के लिए? पहले तो ये बना लेते हैं अल्फा हेलो एसिड, और बाद में ये अल्फा हेलो एसिड अमोनिया से रिएक्शन कराते जाओ तो अल्फा पे NH2 आ जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड बनाने के लिए HBZ रिएक्शन का यूज करते हैं। डायरेक्ट HBZ से नहीं बनता अल्फा अमीनो एसिड, पहले तो बनता है अल्फा हेलो एसिड, फिर इसको अगर तुम इसको अमोनिया से रिएक्शन कराते जाओ तो वही होगा, अमोनिया एसिड न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप हैलाइड्स को निकाल देता है और यहीं पे आ जाता है NH2। तो पूछ सकता है अमीनो एसिड बनाने के लिए कौन से रिएक्शंस का यूज किया जा सकता है? तो HBZ, पहले अल्फा हेलो एसिड बनेगा, फिर अमोनिया डाल के हीट कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड में एक बार देख लेना कौन एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन पोलर, कौन नॉन पोलर, कौन एरोमेटिक। ठीक, स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने याद ही किया है, तो बड़े आराम से अगर तुम पूरा स्ट्रक्चर ध्यान दियोगे तो जो भी पूछेगा हम लोग बता सकते हैं ना, किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या टेस्ट दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। चले भाई, तो अब तक हमारे पास हो गया 27 देख लिया। 28 नंबर देखते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट है भाई, ये कौन सा टेस्ट है? याद आ रहा है? ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रुप टेस्ट जैसा है। कार्बोनिल कंपाउंड ही देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन NH2 NH, इसके सेकंड नंबर पे NO2, 4 नंबर पे 2,4-डाइनाइट्रो, इसी को बोलते हैं 2,4-DNP। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और जो बनता है वाटर निकलने के बाद क्या बन जाएगा? CC डबल बॉन्ड N NH, यहाँ पे बेंजीन रिंग लग जाएगा, इधर आ जाएगा NO2, यहाँ पे आ जाएगा NO2। अब जो ये बनता है ये कलर्ड होता है, किस कलर का? रॉय, कभी कभी रेड बोल देते हैं, कभी कभी ऑरेंज, कभी कभी येलो, 3 कलर का जैसा रहता है। ऐसे किसी के टाइटल के हिसाब से मैं बोल देता हूँ रॉय करके, याद रखो रॉय। ठीक है, 3 कलर के हो सकते हैं, हाँ, और सारे कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे रहते हैं। ऑल कार्बोनिल कंपाउंड परफॉर्म्स 2,4-DNP टेस्ट। अगर किसी ने बोला कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है वो 2,4-DNP टेस्ट देता है, इसका मतलब वो कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड होगा, पक्का एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये ग्रुप टेस्ट जैसा है, यही लोग देते हैं। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कई सालों से पूछा नहीं गया है, मुझे लगता है कि वो आ सकता है, खास करके स्टेटमेंट वाइज कुछ बोलने के लिए। aqueous sodium bisulfite test. All carbonyl compounds dissolves in sodium bisulfite. Bisulfate नहीं bisulfite. Sodium bisulfite हो सल्फ्यूरस एसिड से बना हुआ। ये था सल्फ्यूरस एसिड, एक H हटाओ, वहां पे लगा दो NaHO+ और O- और Na+, ये हो जाता है एक एसिडिक H, इसलिए उसको बोलते हैं बाई करके। ऐसे भी बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर के पास एक लोन है। ये जब भी कभी कार्बन कंपाउंड को डाल देते हैं सोडियम बाइसल्फाइड में, तो सोडियम बाइसल्फाइड का जो सल्फर है वो एज ए लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है इसके पास, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं CO-, यहाँ से जाके सल्फर लग जाता है।
सल्फर पे आ जाएगा प्लस, उसके पास लगा है OH, उसके पास है O माइनस Na प्लस और उसके पास है एक डबल बॉन्ड O, यही तो है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बस होता ये है कि ये सल्फर प्लस और O माइनस आराम से बॉन्ड बना लेते हैं और ये H प्लस रिलीज हो जाता है। ये H प्लस, या ऐसे देख लो, ये H प्लस रिलीज हो जाते हैं कहाँ, वहां जाते हैं, ये ज्यादा एसिडिक है उसे मिल जाता है, यहाँ आ जाता है O माइनस, ये O माइनस और सल्फर प्लस क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये ऐसे पड़ा रहता है। इसको इन जनरल कैसे दिखा देते हैं, ऐसे OH SO3 माइनस Na+, ऐसे देख लो SO3 माइनस Na+, ऑल कार्बोनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन एक्वस सोडियम बाइसल्फाइड। हाँ, ये है एल्डिहाइड, ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच आराम से हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास कीटोन हुआ तो वो थोड़ा स्लो डिसॉल्व होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते चले जाओगे एक्वस सोडियम बाइसल्फेट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये जो कंपाउंड बना वो आयन जैसे रहते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा रहता है, कार्बनिक कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। और ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देते, इसीलिए वहां पे डाउट होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ओपन चेन में नहीं, वो साइक्लिक फॉर्म में होते होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स डज नॉट परफॉर्म्स बाइसल्फाइड टेस्ट और सिर्फ टेस्ट भी नहीं देते वो लोग, ठीक है। अब चलो एक रिएक्शन और देख लेते हैं, 30 नंबर, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO2 ना देकर के एग्जाम में अक्सर ऐसे देता है, HNO2 डायरेक्ट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो दे देता है NaNO2HCl। जब भी कभी प्राइमरी अमीन, खास करके हमारे पास ओपन चेन, जैसे दे दिया किसी ने CH3NH2 और तुमने इसके रिएक्शन कराना चाहा NaNO2HCl के साथ, तो क्या होगा, जब भी कभी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन NaNO2HCl से बोलेगा, हमेशा इसको तुम समझो कि वो एसिडिक है, इसको निकाल ले जाएगा, बनाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन बना तो इसको रीअरेंज कराएंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में लेकर जाएंगे। अभी तो यही मोस्ट स्टेबल है, हाँ, बाद में वो एक्वस मीडियम रहता है वहां पे, उसी एक्वस मीडियम से इसको मिल जाएगा OH, ये चला जाता है CH3OH। प्राइमरी अल्कोहल HNO2 से रिएक्शन करके फाइनली अल्कोहल देते हैं थ्रू कार्बोकेटाइन, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं होता, बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन बस पहले ये ध्यान रखो NaNO2HCl, वहां से H+ निकला, इसको निकाल के लेकर चला गया, समझ लो कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन अगर मोस्ट स्टेबल नहीं है तो मोस्ट स्टेबल होगा, फिर से जाकर के वहां पे OH लग जाएगा, ठीक है। और कभी कभी टेम्परेचर देखकर डराता है, बहुत कम टेम्परेचर है, फर्क नहीं पड़ता, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट ओके ही रहेगी, ठीक है। चलो चलेंगे भाई, हाँ, जैसे हमारे पास ये एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी। मान लो हमारे पास ऐसे दिया होता, यहाँ पे NH2 और इसके रिएक्शन हमसे बोलता कराओ NaNO2HCl ऐसे, तो क्या बोलते हैं, ये निकलेगा प्राइमरी अमीन है ना, NH2 मतलब प्राइमरी अमीन, यहाँ प्लस आ जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में चला जाएगा। अब यहीं पर ये एक्वस मीडियम लिख भी देता है, तो यहीं से वाटर से OH मिल जाएगा, ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हमेशा जब भी कभी हमारे पास प्राइमरी अमीन हो ऐसे ही रिएक्शन कराएंगे। अच्छा 31 नंबर, जब हमारे पास सेकेंडरी अमीन हो तो देखो, प्राइमरी अमीन का एक रिएक्शन तो तुमने देखा, कार्बोनिल अमीन टेस्ट, ठीक है। कार्बोनिल अमीन का बनाना भी तुमने देख लिया कि हम लोग RCONH2 को रिड्यूस करा के बना सकते हैं, RCl को रिड्यूस करा के बना सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, इमीन को रिड्यूस करा करके प्राइमरी अमीन बना सकते हैं ना। ऐसे ही जो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन से वो ध्यान रखना, प्राइमरी अमीन HNO2 के साथ क्या दे जाते हैं हमें, अल्कोहल। सेकेंडरी अमीन हो तो सेकेंडरी अमीन विद HNO2, अब वही बात है, HNO2 ना लेकर के एग्जाम में ये भी लिख सकता है NaNO2HCl के साथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी अमीन को क्या बोलते हैं, NH, दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। जब भी हम उसकी रिएक्शन NaNO2HCl से कराते हैं तो HNO2 को हमेशा स्ट्रक्चर बना के रख देते हैं, HOH वाटर निकाल लो, क्या बन जाता है ये कंपाउंड, ये क्या है, येलो ऑयली नाइट्रोसामीन, येलो ऑयली नाइट्रोसामीन, इसको हम लोग क्या बोलते थे, योना। तो कौन ऐसा है, सेकेंडरी अमीन टेस्ट दे जाता है किसके साथ, NaNO2HCl के साथ, येलो कलर। तो अक्सर हमसे बोलता है येलो ऑयल मिलेगा कहाँ, जहां सेकेंडरी अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन इसके साथ क्या दे जाता है, येलो कलर, ठीक है। अच्छा टर्सरी अमीन, एक छोटी सी चीज याद रखना, जो टर्सरी अमीन होते हैं ना वो HNO2 से रिएक्शन तक नहीं करते,
टर्सरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विद HNO। समझ में आया? चलो एक टेस्ट और देख लेते हैं फिर ऐसे अमीन का सेपरेशन, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट 32 नंबर, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पढ़ा है, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब क्या बोला जाए, सल्फ्यूरिक एसिड जैसा होता है, बस एक वो छटा के वहां पे लगा देते हैं Cl, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं PHSO2Cl। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। अक्सर हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन्स, लेकिन केवल हिंसबर्ग रिएजेंट नहीं यूज करते। कभी कभी क्या होता है ना, हमसे ऐसे बोल देता है कि हमारे पास प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन है और हमने केवल हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया, तो क्या दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? तो देखना पड़ेगा क्या होता है उन लोगों में। ठीक है, तो चलो अमीन्स का मिक्सचर ले लो, एक ही टेबल में बना देता हूँ, तुमने पहले देखा होगा, बस रिवीजन रिवीजन हो जाएगा। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन हो RNH2 होगा, सेकेंडरी अमीन हो R2NH होगा और टर्सरी अमीन हो तो R3NA। तो जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अमीन के साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन टर्सरी के साथ नहीं कर पाता। तो टर्सरी अमीन यहीं से छूट गया, अमीन का मिक्सचर है और किसी ने बोला वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब वो टर्सरी अमीन हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी कर जाते हैं, ये क्या बनाता है? N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये क्या बनाता है? N के पास दो एल्काइल, तो इसको बोलते हैं N डाइएल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब तो हिंसबर्ग रिएजेंट से देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिएक्शन कर जाता है, तो क्या हिंसबर्ग रिएजेंट इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाया? नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों और टर्सरी हो तो टर्सरी डिस्टिंग्विश हो गया, वो रिएक्शन ही नहीं किया। अच्छा, आगे क्या करते हैं? अब आगे डालते हैं एल्कली। जैसे एल्कली डालोगे तो देखो इसके पास एक एसिडिक H है, ये NH वाला पार्ट, ये एसिडिक H है, हाँ, तो ये एल्कली में डिसॉल्व कर जाता है, सॉल्युबल इन एल्कली, सॉल्युबल, लेकिन ये एल्कली में डिसॉल्व नहीं करता। तो हिंसबर्ग रिएजेंट प्लस NaOH ले ले तो सबको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जब हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिएक्शन कर जाते हैं, टर्सरी करता ही नहीं, और प्राइमरी वाला उसके पास N एल्काइल एक एसिडिक H भी रहता है, NaOH में डाल करके वो डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। यही होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो वो सबसे आगे चला गया, ये यहाँ छूट गया और ये तो पहले ही रिएक्शन नहीं किया। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को यूज कर लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट को। ठीक है, 33 नंबर विक्टर मेयर टेस्ट। ये क्या होता है? एल्कोहल का टेस्ट होता है। ऐसे तो पहले हम लोग लुकास टेस्ट देख लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट VMT। ध्यान रखते हैं एक छोटी सी चीज, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। अल्कोहल का अब ग्रुप को टेस्ट अलग, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को अलग करने के लिए यूज करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में दे जाते हैं RB, सेकेंडरी B और टर्सरी C। ये RBC क्या है? प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर दे जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर दे जाते हैं, टर्सरी अल्कोहल कलरलेस होते हैं। ठीक है, जब ये विक्टर मेयर टेस्ट कराते हैं तो विक्टर मेयर रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जो अल्कोहल होता है ना उसकी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं किसके साथ? I2 रेड फास्फोरस के साथ। जब भी विक्टर मेयर रिएजेंट लेकर जाते हैं तो उससे क्या होता है? सबसे पहले हम लोग I2 रेड फास्फोरस से कराते हैं, उससे OH हट करके I लग जाता है। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ, ये कॉमन होता है। तो AgNO2 से क्या होता है? AgI का प्रेसिपिटेट बन जाता है और हमें मिलता है RNO2, नाइट्रोएल्कीन। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? उसके आगे ही तो हम लोग दो रिएजेंट चाहते हैं, पहले HNO2 बाद में एल्कली, और वहां के लिए ये पहले हमें जानना होता है कि वो नाइट्रोएल्कीन कैसा है, नाइट्रोएल्कीन कैसा है। ठीक है, चार रिएजेंट होते हैं, I2 रेड फास्फोरस, AgNO2, HNO2 और NaOH। ये चारों रिएजेंट्स हैं विक्टर मेयर टेस्ट के। सबसे पहले I2 रेड फास्फोरस देते हैं तो कोई भी अल्कोहल होगा तो RI ले जाता है। फिर जब AgNO2 देते हैं तो कोई भी RI होगा, I और AgI का प्रेसिपिटेट दे जाते हैं और RNO2 ले जाता है।
फिर जब RnO2 बना, अब यहाँ से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। अगर प्राइमरी अल्कोहल लेकर जाओगे तो प्राइमरी रहेगा, तो रिएक्शन दूसरे तरीके से होता है। सेकेंडरी ले जाओगे तो सेकेंडरी होगा, दूसरे तरीके से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो तो कैसे होता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो तो कैसे होता है, टर्सरी अल्कोहल हो तो कैसे होता है, देख लें और देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH जैसा दिखते हैं। जब इनकी रिएक्शन पहले कराओगे I2 रेड फास्फोरस के साथ तो चले जाएंगे RCH2I में, AgNO2 से कराओगे तो कहां चले जाएंगे, RCH2NO2। अब यहां पहुंच गए। हाँ, अब इसके बाद क्या होता है, जब इसके बाद रिएक्शन कराओगे, अब इसका देखना, ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक है, H+ निकालोगे तो NO2 के साथ रेजोनेंस करेगा। हाँ, तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है उस पर ध्यान देते हैं, RC, 2 H एसिडिक है। हाँ, NO2 को साइड में कर। अब फर्दर रिएक्शन कराने जाते हैं HNO2 से, और HNO2 से कैसे रिएक्शन कराओ, स्ट्रक्चर बनाओ, सारे एसिडिक H को वाटर बनाने के लिए यूज कर लेना। HNO2 ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसके 2 H है तो HNO2 का O ले लो, वाटर निकाल दो, तो बन जाएगा RCNO2। देखना, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, ये H, ये O-, इसको कभी देखा होगा तुमने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। और जो ये नाइट्रोलिक एसिड बना, अब इसको एल्कली में डालोगे तो रिएक्शन करेगा। हाँ, एल्कली में डिसॉल्व करता है और रेड कलर दे जाता है। कौन, नाइट्रोलिक एसिड, ये है नाइट्रोलिक एसिड। कैसे बनाते हैं, नाइट्रोएल्केन, कैसा, प्राइमरी नाइट्रोएल्केन HNO2 में डाल दो, H2O वाटर निकाल दो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पे। C के साथ NO2 लगा था, उसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और यहाँ पे CN डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही एसिडिक H है, निकलेगा तो देखो झमाझम रेजोनेंस करेगा, यहाँ करेगा, फिर वहां भी रेजोनेंस कर सकते हैं। बेस में डालने पे डिसॉल्व होता है, रेड कलर दे जाता है। ये तो कहानी है प्राइमरी नाइट्रोएल्केन की। मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो अल्टीमेटली घूम घुमा के चारों रिएजेंट के साथ क्या दे जाएगा, रेड कलर। ठीक है, अगर सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे दिखता है, CHOH जैसा होगा, उस कार्बन के पास दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। नाइट्रोलिक एसिड ध्यान रखना, अपने एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, नीट में ही पूछे जा चुके हैं, ये अलग से। प्राइमरी अल्कोहल जब पहले तुम I2 रेड फास्फोरस से कराओगे, AgNO2 से कराओगे, फिर HNO2 से कराओगे, तो फाइनली क्या बनेगा, नाइट्रोलिक एसिड। वो एल्कली में डिसॉल्व करके हमें दे जाता है रेड कलर। सेकेंडरी अल्कोहल हो तो RCHOH, R- ऐसे करके ले लेते हैं। चलो क्या होगा, पहले कराओगे इनकी रिएक्शन I2 रेड फास्फोरस के साथ, I2 रेड फास्फोरस, ये फर्स्ट रिएजेंट है, उससे क्या होगा, OH हट के लग जाता है I। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ, AgI का प्रेसिपिटेट, और हमें मिल जाता है नाइट्रोएल्केन। कैसा नाइट्रोएल्केन है ये, सेकेंडरी अल्कोहल लेकर आओगे तो सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन। NO2 जिस कार्बन से है वो 2 कार्बन के साथ लगा है, सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन। अब क्या होगा, अब इसके पास तो एक ही एसिडिक H है। हाँ, तो अब ये HNO2 से रिएक्शन करेगा क्या, हाँ, कैसे कराएंगे, HNO2 को ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि वाटर निकालना है। इसके पास एक H है तो उसका OH ले लें। हाँ, तो ये बना देता है C। देखो दो R है, उसको अलग कर लेते हैं, एक तरफ NO2 आ जाएगा, ऊपर NO हो जाएगा, देखो C के साथ NO, सिंगल बॉन्ड, और इधर NO2। अब ये नाइट्रोलिक एसिड है क्या है, यहाँ एसिडिक H बचा है कहाँ है, तो ये नाइट्रोलिक एसिड है, इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल। स्यूडोनाइट्रोल क्या बोलते हैं, स्यूडोनाइट्रोल, ध्यान रहेगा। इसके पहले वाला क्या था, नाइट्रोलिक एसिड, ये क्या है, स्यूडोनाइट्रोल। इसमें कहीं एसिडिक H है क्या, नहीं। ये एल्कली में डिसॉल्व होगा क्या, नहीं, ये एल्कली में डिसॉल्व होगा, ये एल्कली में डिसॉल्व होगा। और अगर तुम टर्सरी लेकर जाओगे, ज्यादा टाइम लेना है, लेकिन इसके अंदर की रिएक्शंस अपने एग्जाम में पूछी जाती है। टर्सरी लेकर जाओगे ना तो वो I2 रेड फास्फोरस से तो कर जाएगा, वहां पे आ जाएगा I, AgNO2 से भी कर जाएगा रिएक्शन, वहां पे आ जाएगा NO2। लेकिन सोचो क्या ये फर्दर, अब इसके पास तो कोई एसिडिक H नहीं है, तो क्या ये HNO2 से रिएक्शन करेगा, फिर से HNO2 से कोई रिएक्शन होगा इसका क्या, फिर से ये कोई रिएक्शन करेगा क्या HNO2 के साथ, ये फिर से कोई HNO2 से रिएक्शन नहीं करता। कौन, ये वाला नोट करके रख लेना, टर्सरी नाइट्रोएल्केन। ये नाइट्रोएल्केन कैसा है, टर्सरी, डज नॉट रिएक्ट विद HNO2। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 ऑप्शन देकर के पूछ लेता है कौन सा नाइट्रोएल्केन है जो HNO2 से रिएक्शन नहीं कर सकता। एक तो टर्सरी अमीन नहीं करते और एक टर्सरी नाइट्रोएल्केन, ना कि टर्सरी अमीन ना ही टर्सरी नाइट्रोएल्केन HNO2 से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है,
अच्छा, विक्टर टेस्ट के रिएजेंट याद है, हाइड्रोक्लोरिक फास्फोरस, AgNO2, HNO2 और बेस। प्राइमरी वाले कैसा कलर दे जाते हैं, रेड कलर। सेकेंडरी वाले जो स्यूडोनाइट्रोल बना था उसको एल्कली में डालो तो ब्लू कलर दे जाता है। ठीक है, चलिए विक्टर टेस्ट कंप्लीट हो गया जी हाँ। आगे चलते हैं और एक रिएक्शन देते हैं इवन मैकेनिज्म वाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 इवन मैकेनिज्म। ये क्या होता था, अगर तुम्हारे पास कोई एल्कोहल है जैसे कि CH3CH2H और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, क्या हो जाता है, ये कार्बोकेटाइन बनाते हैं। कैसे बनता है, पहले तो O लोन पेयर दे जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है प्लस। अब जब ये निकलता है तो ये अपने आप ही निकलता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जबरदस्ती वाटर खींच लेता है। हाँ, तो यहाँ पे बन जाता है CH3 CH2 प्लस और वाटर, ये कार्बोकेटाइन बना। इस वाले स्टेप को बनने में अब केवल एक ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए बोलते हैं ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, एलिमिनेशन हो रहा है। हाँ, इसलिए बोल देते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन मैकेनिज्म का एग्जांपल है। और बाद में एसिडिक H निकल जाता है यहाँ से, इससे एक H+ निकलेगा और वो क्या बना देंगे, एल्कीन। इवन मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर जाता है, यही है डिहाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर विल बी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। रीअरेंजमेंट होता है क्या, हाँ, अगर जो कार्बोकेटाइन बना रीअरेंज होगा हमेशा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। उसके बाद एल्कीन कौन सी बनाते हैं, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो। सारे पॉसिबल एल्कीन बनाते हैं और जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है उसको बोल देते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे छोटी छोटी रिएक्शंस देख लेते हैं। शॉर्ट रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन क्या होता है, एल्काइल आयोडाइड हो या फिर एल्काइल क्लोराइड। शॉर्ट रिएक्शन बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। एल्काइल क्लोराइड हो, एल्काइल ब्रोमाइड हो या फिर एल्काइल आयोडाइड हो, उसको अगर हमें कन्वर्ट कराना हो एल्काइल क्लोराइड में तो यूज करते हैं शॉर्ट रिएक्शन। क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ट्रांजिशन मेटल का फ्लोराइड लेकर जाते हैं, वो क्या करता है, वही तो F- अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कैसा, किस मैकेनिज्म का एग्जांपल है, SN2 मैकेनिज्म का, और क्या बना देता है, एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज, SWARTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड बनाने के काम में आता है। एक होता है फिंकलस्टीन, इसी का उल्टा, ये तो बड़ी फास्ट होती है, वो भी SN2 का ही है, ये भी SN2 का ही है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, दोनों को अक्सर साथ साथ में पढ़ते हैं, जैसे वोल्फ्लिसनेट और फिर हम लोग क्लीवेंसन पढ़ लेते हैं, ऐसे स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन में क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लोराइड है या ब्रोमाइड है उनको हम लोग कन्वर्ट कराते हैं एल्काइल आयोडाइड में। किसके साथ रिएक्शन करके, Na के साथ। बस सॉल्वेंट कैसा रखते हैं, एसीटोन, पानी में। तो वो क्या करते हैं, I- एज ए न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर जाते हैं, SN2 करा देते हैं। और ये किस बिहाफ पे हो पाता है, क्योंकि जो NaCl और NaBr बनते हैं ना, पानी में तो ज्यादा सॉल्युबल है NaI के लिए, NaI के कंपैरिजन में, लेकिन एसीटोन में प्रेसिपिटेट होते हैं, तो जैसे ये बनते हैं नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे अगर कोई पूछे F- Cl- Br- I- कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल, मतलब F- Cl को भगा सकता है, Cl Br को भगा सकता है, Br I को भगा सकता है, लेकिन I Br और Cl को नहीं भगा सकता, तब भी ये रिएक्शन कराते हैं। डेंजरस रिएक्शन है, इसीलिए बहुत स्लो होती है। क्यों, किस वजह से हो पाता है, केवल सॉल्वेंट के चेंजेस की वजह से, एसीटोन की वजह से। और यहाँ पे कभी ये भी यूज कर सकते हैं, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, H डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ CH3 नॉन पोलर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड इन SN2 मैकेनिज्म। पोलर अप्रोटिक क्या चीज है, पोलर तो हो लेकिन उसके पास कोई एसिडिक H ना हो। जब SN1 कराते हैं वहां पे एसिडिक H वाला भी यूज हो जाता है, वाटर डाल देते हैं SN1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन HI विद अल्कोहल। 37 रिएक्शन पे हम लोग पहुंच गए हैं। HI विद अल्कोहल, HI विद अल्कोहल। हे भगवान, अल्कोहल की रिएक्शन HI से कराते हैं तो क्या होता है, सिंपल, थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो वाले रिएक्शन जिंक क्लेमेंसन, OH को हटा के क्या लगा देते थे वहां पे, Cl, ऐसे यहाँ पे ROH। जब भी कभी HI दे देते हैं कोई टेंशन ही नहीं लेते, RI में चला जाता है। दो मैकेनिज्म फॉलो करके, या तो SN1 या फिर SN2, दो में से कोई एक फॉलो करके। SN1 कब होता है, जब OH निकाले और वो कार्बोकेटाइन टर्सरी हो या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो वो SN1 फॉलो कर लेता है, नहीं तो SN2। अल्कोहल में तो ज्यादा मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं देते, जैसे ये हो
इसकी रिएक्शन HI से कराना चाहें तो दोनों वही छट करके आई लग जाएंगे। और फिर आई कैसे होते हैं, पास पास में अगर 2 कार्बन पे आई लगे हों बड़े अनस्टेबल होते हैं, अपने आप निकल जाते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाता है, ये एल्कीन। एल्कीन फर्दर HI से रिएक्शन नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, इसलिए ये आगे चलता रहता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस पे आ जाएगा I तो CH2I और माइनस पे आ जाएगा CH3, तो बन जाएगा CH3 CH2I, ये फाइनल हो जाता है। अक्सर एग्जाम में एल्कीन पे रोक देता है तो एल्कीन बोल देते हैं आंसर, आगे जाता है तो आगे लिखकर चले जाते हैं, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। ऐसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ग्लिसरॉल की HI से रिएक्शन। किसकी रिएक्शन HI से, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है भाई, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड याद है, पूरा कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों ने याद किया था शॉर्टकट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO CH2H CH2H, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को फ्यूज करा दो ग्लिसरॉल बन जाएगा, CH2H CH2H CH2H। इसकी रिएक्शन खूब एक्सेस में HI दे तो क्या हो जाता है, सब जगह पे I लग जाते हैं पहले, तो 2 जगह पे I से क्या निकल जाता है, पाई बॉन्ड, मतलब आयोडीन निकल जाते हैं, पाई बना देता है और CH2I आ जाता है। समझ में आया, पहले सब जगह I लगा देंगे, 2 आयोडीन आराम से निकल के पाई बॉन्ड बना देंगे। हाँ, फिर से HI रिएक्शन करता है, एल्कीन है ना, पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, उधर, क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, इधर आ जाएगा प्लस, उधर माइनस, प्लस पे कौन लग जाएगा I, तो मिडिल में आ जाएगा I, यहाँ CH2I और ऊपर CH3 हो जाएगा, माइनस को H मिल जाएगा। फिर से देखो 2 पास पास कार्बन पे आई आगे निकल जाते हैं, क्या बना देता है ये एल्कीन। अक्सर अपने एग्जाम में ये फाइनल पूछना चाहता है। एक्सेस HI दे दो ग्लिसरॉल को तो बन जाता है प्रोपीन, क्या बन जाता है, प्रोपीन, ठीक है। चलो ये तो हो गई HI की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, सिंपल, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं खराब करते। क्या हो जाता है, अच्छा ये प्रोपीन से आगे भी जा सकता था, फिर से HI से करा दोगे तो वो नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड बना देगा, नहीं आइसोप्रोपाइल बना देगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बीच में प्लस आएगा, प्लस से आगे ईथर के साथ बड़ा डेंजरस होता है HI विद ईथर। एक पूरा वीडियो है, जाके उधर देख सकते हैं, अच्छे से देखना हो तो। अभी तो बस मैं इतना बता देता हूँ, जब हम ईथर से कराते हैं तो क्या करते हैं, HI से रिएक्शन कराते तो H प्लस को लोन पेयर देता है, ऑक्सीजन बीच में आ जाता है प्लस। अब देखते हैं दोनों में से कोई ऐसा है जो टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर कोई टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उधर से अपने आप बॉन्ड टूट जाएगा, वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा और रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो जाएगी, SN1 से। दूसरी तरफ OH चला जाएगा, यहाँ पे I लग जाएगा बाद में आके। लेकिन अगर कहीं भी टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ना तो इधर है ना ही उधर है, तो क्या होता है, I माइनस, फिर उधर देखता है जो छोटा होगा वहां पे अटैक करा के SN2 करा देता है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, पूरी ऑर्गेनिक मिल रहा है, तुम्हें सोचो कितना सारा दिन हम लोगों ने इसको पढ़ा है, और एक वीडियो में सबको समेटना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन हम लोग अब शुरू किए हैं। और ऐसा भी नहीं कि 10 रिएक्शन तो मैं बता के छोड़ दूं, अब इंपॉर्टेंट जो भी है मैं बोल रहा हूँ सब। अब जैसे ये है CH3 CH2O CH3 लोन पेयर देगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इधर उधर कोई टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या, नहीं, वो भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो क्या होगा, SN2, जो छोटा होगा उधर आ जाएगा, कौन छोटा है वो, तो I माइनस उधर अटैक कर देता है, इसको तोड़ देता है, क्या बन जाता है, CH3 CH2OH प्लस CH3I, ये बन जाता है। समझ में आ गया। हाँ, लेकिन अगर एक भी तरफ ऐसा होता रेजोनेंस स्टेबलाइज होता तो फिर हम लोग कराते हैं कि पहले जिधर रेजोनेंस स्टेबलाइज है उधर कार्बोकेटाइन अपने आप बना लो। SN1 और SN2 में कौन ज्यादा आसान, बोलेंगे SN1, हमेशा कम ऑर्डर की रिएक्शन ज्यादा आसान है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है ना। हाँ, इसकी रिएक्शन अगर दे देता है HI से कराओ तो बोलते हैं ये लोन पेयर देगा, OP आ जाएगा प्लस। अब ये प्लस इधर से देखो अपने आप बॉन्ड तोड़ लेगा, क्यों, क्योंकि ये टर्सरी है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होते हैं, टर्सरी या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो वो तो बनना ही चाहते हैं तो वो बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3OH CH3OH प्लस, यहाँ पे देखो पहले कार्बोकेटाइन आएगा, हाँ, फिर बाद में I लग जाएगा, पहले कार्बोकेटाइन अपने आप बनेगा, फिर आयोडीन आके लग जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल डाइऑक्साइड CH3OH। समझ में आया। जब भी कभी टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तब वो अपने आप बन जाएगा, टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तब, ठीक है। अक्सर ये बेंजीन रिंग में लगा लगा करके पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। HI विद ईथर। नेक्स्ट चले, अगली रिएक्शन है अपने पास HBO हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, RCH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा रिएक्शन होता है, B2H6 THF
H2O2 NaOH। क्या करते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कराते हैं, प्लस माइनस, प्लस को क्या दे जाते हैं प्लस, माइनस को क्या दे जाते हैं माइनस। एक होता है OMDM, यहाँ पे तो बस ऐसा ध्यान रखते हैं पाई बॉन्ड शिफ्ट कराओ, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, प्लस को H माइनस को OH, हाइड्रोजन जैसा होता है। और अगर हमारे पास क्या चीज हो, यही एल्कीन ही हो और हम इसका करा दें OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पे डाल दें मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर और सोडियम बोरोहाइड्रेट। पहले वाले का मतलब होता है कि तुम करा दो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मरकरी लग जाते हैं पानी के साथ, फिर डीमर्क्यूरेशन के लिए सोडियम बोरोहाइड्रेट। यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कराओ, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, प्लस को कौन लग जाएगा OH, माइनस को कौन लग जाएगा HCH, ये बन जाएगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जहां प्लस आया वहां पे OH, जहां पे माइनस आया वहां पे H, यहाँ प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, जबकि HBO कैसा है उल्टा। ठीक है, चले तो ये हो गया। अब तक हम लोगों ने देख लिया 40। अब चलते हैं 41 पे। कितने सारे रिएजेंट हैं, बहुत सारे हैं भाई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार, भगवान करे तुम लोग सीख के जाओ पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओ ये आ जाए तो खत्म ही नहीं होता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत बड़ा सा चीज है। इन जनरल क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, RMgX, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किस चीज का सोर्स है, R-। R- क्या है, स्ट्रॉन्ग गेस्ट बेस, बहुत भयंकर वाला बेस है, इसलिए हमेशा सबसे पहले इसकी ये वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं कि अगर कहीं एसिडिक H होगा, ये उसका एसिडिक H लेकर भाग जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि बहुत अच्छा बेस है, H+ लेकर बुड़ जाएगा। RH बना लेगा एल्कीन। और क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, बहुत बेहतरीन तरीके का न्यूक्लियोफाइल। अगर कहीं एसिडिक H नहीं है ना, तो ये खूंखार उस कार्बन के पास घुस जाएगा जहां पे प्लस है, उस पर अटैक कर देगा, पाई बॉन्ड को इधर उधर शिफ्ट कर देगा। तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बहुत अच्छा बेस है। ठीक है, अक्सर जैसे हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड हो, एल्डिहाइड हो, एक दो रिएक्शन बता देते हैं, इसके रिएक्शन करा दो CH3MgX के साथ या CH3MgBr के साथ, तो क्या होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच कर जाता है क्योंकि एसिडिक H नहीं है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराएगा R, C इधर H लगा है CH3, O- उसके बाद में हाइड्रोलिसिस से H मिल जाएगा, अल्कोहल में भेज देता है R CHOH CH3। अच्छा, लेकिन अगर कहीं किसी कंपाउंड के पास एसिडिक H हो, जैसे कभी कभी हमसे ऐसे देता है फिनॉल की रिएक्शन कराओ किसके साथ, CH3MgBr के साथ, क्या बनेगा, क्या कहीं न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच करेगा, ऑर्थो पैरा पे CH3 जाएगा, नहीं, एसिडिक H है, CH3 उस एसिडिक H को लेकर बहुत तेज भागेगा, CH4 मीथेन गैस बना के उड़ जाएगा। बहुत बेहतरीन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब के साथ कराता है, एसिड अमाइड ईस्टर जो भी चीज है हमारे पास सब जगह पे न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच कर जाता है। एसिडिक H है तो पहले एसिडिक H पे फोकस करता है। बहुत अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो मेरे पास पहले से वीडियोस अपलोडेड है, वहां पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करा सकता है और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से और बहुत अच्छा बेस होने की वजह से जहां भी एसिडिक H होता है उस एसिडिक H से भी रिएक्शन करके एल्केन बना देता है, RMgX। इसी का एक छोटा भाई होता है गिलमान्स रिएजेंट, वो क्या होता है, एलाइन CuR2 लिथियम डाइऑक्साइड क्यूप्रेट। ये क्या करता है भाई, अगर कोई हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो, खास करके प्राइमरी, और उसकी करा दें गिलमान्स रिएजेंट के साथ, ये गिलमान्स रिएजेंट है, गिलमान्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड है, गिलमान्स रिएजेंट, तो ये क्या करते हैं, अगर जैसे हम ले लेंगे एलाइन CuCH3 यहाँ पे R- मिलता तो है लेकिन बहुत कम, ये कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं कराते, खास करके ये बस जहां पे SN2 हो सकता है उनको कन्वर्ट करा देते हैं, अटैक करके लीविंग ग्रुप को निकाल देते हैं, SN2 रिएक्शन कराते हैं। गिलमान्स रिएजेंट बोले तो SN2 किसी कार्बनिक कंपाउंड पे रिएक्शन नहीं करते, बहुत वीक होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करा पाते, R- के सोर्स से कहीं SN2 हो सकता है तो अटैक करके SN2 करा देते हैं, गिलमान्स रिएजेंट। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन और, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, सुना है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है वो भी SN2 मैकेनिज्म से। देखो सॉल्ट रिएक्शन भी SN2 से हो रहा था, फिकस चेन भी SN2 से हो रहा था, गिलमान्स रिएक्शन वाली रिएक्शन SN2 से होता है, ऐसे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं GPS, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये कैसे होता है, हम लोग लेकर जाते हैं थैलिक एसिड, पहले तो वो मतलब पूरा का पूरा स्टार्टिंग से बोला जाता है थैलिक एसिड ले लो
अमोनिया के साथ स्ट्रांगली हीट करो तो बन जाता है, पहले तो बनता है थैलामाइड, फिर उसे हीट करो तो बन जाता है थैलीमाइड। तो थैलीमाइड है तुम्हारे पास ये, और इसमें डालते क्या है, पहले डालते हैं बेस, फिर डालते हैं एल्काइल हैलाइड, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो क्या होता है एक एक करके देख लेते हैं। बेस एसिडिक एच निकालता है, यहाँ पे आ जाता है N- एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 कराता है। इसीलिए हमेशा हम ये फेवर करते हैं कि एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी हो, SN2 रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे N के पास R आ जाता है, N यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं SN2 करा करके, फिर ये जो H है ना वो रिप्लेस हो जाता है N एल्काइल के साथ, N पे लग जाता है एल्काइल। बाद में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। N पे माइनस है तो उससे मिल जाता है H, इसे OH, इसे H, तो क्या बन जाता है RNH2, अल्टीमेटली मिल जाता है प्राइमरी अमीन। तो क्या सारे प्राइमरी अमीन बना सकते हैं? नहीं, सारे प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। वो प्राइमरी अमीन बना सकते हैं जिनका एल्काइल हैलाइड कैसा हो, प्राइमरी। जैसे ये भी प्राइमरी अमीन है, CH3NH2, लेकिन ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर तुम इसको बनाओगे तो तुम्हें एल्काइल हैलाइड लेकर जाना पड़ेगा ये, और जो कि एल्काइल हैलाइड कैसा होगा, टर्सरी। ये यहाँ पे SN2 होना आसान है क्या? नहीं। तो ये वाला नहीं बन सकता। वो प्राइमरी अमीन बन सकते हैं जिनका एल्काइल हैलाइड, NH2 की जगह पे X रख के देखो, जिनका एल्काइल हैलाइड कैसा हो, प्राइमरी, क्योंकि SN2 कराना है, ध्यान रखना। सेकेंडरी टर्सरी को तो बना ही नहीं सकते, केवल प्राइमरी अमीन बनाते हैं, वो भी सारे प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, ओ इतनी सारी रिएक्शंस हो गई। हाँ आगे चलते हैं। ये गैरियर थैलीमाइड सिंथेसिस, ध्यान रखना, पूछा जाता है। अभी तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, इस बार जेईई में भी आए थे ना, लास्ट टाइम तुम्हारे नीट में भी आया था आसान सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं, अक्सर बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स लेकर जाते हैं। एक तो एल्काइल हैलाइड डालते हैं, RX AlCl3। AlCl3 क्या करता है, कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, और मैं अक्सर बोलता हूँ कार्बोकेटाइन बने तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और बेंजीन रिंग में जाके लगा दो। यहाँ पे एक वेरिएंट इंटरमीडिएट की बात होती है, तो कैसे बनाते हैं, बेंजीन रिंग में लगा दें, उससे पास वाले बॉन्ड को कैसा रखें, सिंगल, इसके पास वाले बॉन्ड को सिंगल रखें और सब जगह पे डिग्री, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ये होता है वेरिएंट इंटरमीडिएट, अक्सर पूछ भी लेता है। और पहले से अगर कोई ग्रुप हो तो देखना पड़ता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्या या मेटा डायरेक्टिंग है। जैसे एल्काइल ग्रुप CH3 लगाओ और किसी ने दे दिया CH3Cl AlCl3, तो हमें पता है CH3 ये AlCl3 क्या करेगा, लुईस एसिड जैसा काम करता है, Cl निकलेगा, CH3 प्लस आएगा, और वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो एक बार उसके ऑर्थो पे जाके लग सकते हैं और एक बार पैरा, तो एक बार ऑर्थो जाइलिन, दो CH3 लगे हो तो बोलते हैं जाइलिन, और एक बार पैरा जाइलिन। इंटरमीडिएट जाना चाहिए, कौन मेजर होता है वो, क्योंकि रिपल्सन कम होगा पैरा पे लगे होंगे। तो अगर हमसे किसी ने पूछा इंटरमीडिएट बता दो, इसके इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं, तो बोलेंगे उसके पैरा पे CH3 लगा दो, हाँ, उसके बाद उससे रिलेटेड बॉन्ड को प्योर कर देना और अल्टरनेट प्लस प्लस ऐसे। ये वेरिएंट इंटरमीडिएट लग गया, CH3 लगाओ, उससे पास वाले बॉन्ड जो लगे हुए हैं उसको ऐसे छोड़ देना सिंगल, और सब जगह टिक 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 बन जाएगा। हाँ, ऐसे बना लेना चाहिए जिसका भी हमें बनाना हो। ऐसा ही रिएक्शन होता है, एक तो ये है, यहाँ से तो हम लोग जानते हैं कि अगर कभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हो भी सकता है रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन होता है। जैसे हमारे पास ये दिया हो, अगर बेंजीन है और किसी ने हमसे दे दिया ये CH3 CH2Cl NHCl, तो ये क्या बनाएगा, पहले तो ये कार्बोकेटाइन, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होकर के बन जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन ये, और ये जाकर के बेंजीन रिंग में लगेगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए तो बेंजीन रिंग में जाके लगा तो बन गया। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्यूमीन मिल गया तो एक आसान से रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। यहाँ पे एक CH होगा, हवा डाल देते हैं पहले, तो हवा जाकर के उस क्यूमीन में घुस जाता है, बन जाता है क्यूमीन पेरोक्साइड, क्यूमीन पेरोक्साइड। और फिर इस क्यूमीन पेरोक्साइड को एसिडिक मीडियम में रख के थोड़ा सा हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये रीअरेंज हो जाता है, ये OH बेंजीन रिंग के साथ चले जाते हैं, बन जाता है फिनाइल, और क्या बन जाता है, एल्कोहल। ए भगवान, क्या बन जाता है, फिनॉल, और CH3COCH3 एक मिल जाता है एसीटोन। क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस जहाँ पे एसीटोन एक बाई प्रोडक्ट है, और ये समझ में आ गया। हाँ, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी समझ में आ गया। ये एल्काइलेशन का प्रोसेस था। एसाइलेशन कैसे होता था, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस, ध्यान रखना, कई बार नीट पे पूछे जा चुके हैं ऐसे।
क्यूमीन पेरोक्साइड एक इंटरमीडिएट, बाद में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है रीअरेंजमेंट के थ्रू। वही जो हमारे पास क्यूमीन पेरोक्साइड है वो रीअरेंज हो जाता है। अच्छा, और एसाइलेशन कैसे कराते हैं? एसाइलेशन में अक्सर हम लोग लेकर जाते हैं, चाहे तुम एसिडिक एनहाइड्राइड ले लो, जैसे चलो यही लेते हैं, या एसिटिल क्लोराइड लेकर चले जाओ ना, तो क्या होता है अक्सर ये लिंकेज टूटते हैं, सी पे प्लस, यही प्लस जाकर के रिंग में लग जाते हैं। और कोई रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे? क्या नहीं, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि जब इस कार्बन पे प्लस आता है तो वो कार्बन ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्यों ये मोस्ट स्टेबल है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर दे देते हैं और बहुत ही आराम से स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और प्रोसेस देख लेते हैं जिसको बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या? सल्फोनेशन। जागते रहना होगा, सो जाओगे वैसे देखते देखते, इतना सारा है ना। सल्फोनेशन, बेंजीन का सल्फोनेशन कैसे कराते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के। कौन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है? न्यूट्रल SO3, तो बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनेशन इसलिए करवाए क्योंकि सल्फोनेशन के बाद जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3, एक बार NaOH से करा दो खूब एक्सेस में, पहले तो नॉर्मली NaOH से करा दो, तो क्या बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा PH SO3 Na+, लिख लेना कॉफी में। ऐसे तो होगा H + OH- वाटर निकल जाएगा, PH SO3 Na+। अच्छा, उसके बाद अगर तुमने NaOH दिया एक्सेस में, या सोडामाइड दे दिया, या फिर तुमने दे दिया NaCl, तो क्या हो जाता है? तो फिर एक सोडियम यहाँ से और यहाँ से, एक सोडियम यहाँ से, वहां से NaSO3, यहाँ से सोडियम, वहां से NaSO3, तो वो लोग मिलकर के बना देते हैं Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, और पहले वाले से मिल जाता है फिनॉल। ऐसे वो फिनॉक्साइड मिलता है क्योंकि फिनॉल NaOH से रिएक्शन कर जाता है। दूसरे से मिलता है एनिलीन, और तीसरे से मिलता है साइनोबेंजीन PHCN। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से सल्फोनेशन से प्रोसेस। और सल्फोनेशन को खुद भी हीट कर दो, वो रिवर्सिबल होता है, टूट जाता है फिर से बेंजीन। ठीक है, नाइट्रेशन, बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे कराते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? Na2+। कौन बेस जैसा काम करता है? HNO3 एज ए बेस जैसा काम करता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। HNO3 एक्ट एज बेस, इसलिए यहाँ से OH निकल जाता है, मिलता है NO2+, ये होता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग में जाके लग जाता है, बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट करता है रिंग को। कौन? NO2। इसलिए ये जो नाइट्रोबेंजीन है वो फर्दर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते, बहुत ज्यादा रिंग को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देता है, तो और कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो लग नहीं पाता इनके पास। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी रिएक्शन और होती है, टॉलुइन की रिएक्शन कराते हैं अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन HNO से। टॉलुइन जानते हैं, ऊपर CH3 लगाओ, किससे करा दें? क्लोरीन HNO, बहुत सारा तुमने डाल दिया, तो क्या होगा? ये जब भी कभी HNO दे देगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है? फ्री रेडिकल से, तो उसके अल्फा H निकलते जाते हैं, Cl लगता जाता है, पहले एक निकलेगा तो बेंजाइल बनेगा, फिर बेंजल बनेगा, फिर बेंजो, CCl3, बेंजो क्लोराइड। क्या बन जाता है ये? बेंजो क्लोराइड। ठीक है, चल इटार्ड रिएक्शन, गाटरमैन कोएल्डिहाइड, पता है? ये सब रिएक्शन में देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं गाटरमैन कोएल्डिहाइड। गाटरमैन कोएल्डिहाइड सिंथेसिस क्या करते हैं? यहाँ पे बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराते हैं, CO HCl एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होता है? ये Cl निकल भागता है, फॉर्माइल केटाइन बनता है, H C डबल बॉन्ड O+, और ये जाकर के बेंजीन रिंग में लग जाता है, फॉर्माइल केटाइन मिल जाता है। एक होता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बेंजीन रिंग की रिएक्शन नहीं है, ये है टॉलुइन की रिएक्शन। उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? CrO2Cl2 के साथ H3O+ देकर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको क्या बोलते हैं? CHOCr कल्लू O है होल्ड वाइज, ये इंटरमीडिएट बनाते थे ना। CH3 है तो 2 H निकालो, इसके अंदर घुसाओ, बनाओ उसको OCrCl2OH होल्ड वाइज, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ये तो पहले CrO2Cl2 से बनता है, ये इंटरमीडिएट हाइड्रोलिसिस करा देती है, फर्दर काम चला जाता है एल्डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन और गाटरमैन कोएल्डिहाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे एक होता है हमारे पास पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन जानते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है।
एरोमेटिक एल्डिहाइड, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये रिएक्शन तुम जानते होंगे। किससे कराते हैं? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के साथ और उसी एसिड के एनहाइड्राइड के साथ। क्या होता है? होता यह है कि हम इसको समझते हैं उसका जहां जिस एसिड से ये आया है वो एसिड, ये एसिडिक एसिड से बना हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं CH3COH। और इसके दो अल्फा हाइड्रोजन और कार्बनिक कंपाउंड जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसका O वाटर निकाल देते हैं, जो बन गया वही प्रोडक्ट। अक्सर यहाँ जो फेमस प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिनामिक एसिड। इसका नाम सिनामिक एसिड का। ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, जी हाँ, डबल बॉन्डेड कार्बन के अबाउट देख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरोमेटिक में ही एक रिएक्शन होता है बेंजोइक कंडेंसेशन। वो ऐसा लगता है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। बेंजोइक कंडेंसेशन में लिखना, दो बार बेंजोल्डिहाइड को लिखो, दो बार, एक बार ऐसे लिखो उसका CO जैसे दिखाए थे और एक बार उसी का H ऐसे। फिर क्या करते हैं, एक का CH तोड़ो, H प्लस C माइनस, एक का CO तोड़ो, C प्लस O माइनस, बस इधर उधर कर दो। किसकी प्रेजेंस में? एक्वस KCl या एक्वस नंबर करके बोलते हैं एथेनॉलिक KCl। एक्वस KCl अल्कोहल मिला के, खूब अल्कोहल डाल के, तो क्या होता है, ये ऐसे कैटलिस्ट यूज होते हैं और ये दोनों आपस में कंडेंस हो जाते हैं। बनता क्या है? PH से डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से वो कार्बन लग जाएगा CH, उसके पास H है ही पहले से, O लगा है उसको मिल जाएगा H, OH। यही है बेंजोइन, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइन। ये क्या था? सिनामिक एसिड। एक रिएक्शन और आसान सी है, बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कोल्बे। बहुत जल्दी हो गया ना, तुम्हारे सारे रिएक्शन रिवाइज तो हो गया होगा। चलिए, कोल्बे रिएक्शन क्या चीज है? हम लोग फिनॉल की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिनॉल की तो एक राइमर टेबल रिएक्शन है, वो लिख लेते हैं पहले। फिनॉल की रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म बेस के साथ, बाद में एसिडिफिकेशन करा दो, तो क्या बन जाता है? सैलिसिलिक। यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? यहाँ से HCl निकाल लो तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है CCl2। क्या बोलते हैं इसको? डाई क्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन क्या है? ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ पे? राइमर्टिमल रिएक्शन, इसको बोलते हैं राइमर्टिमल रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म बेस दो ही जगह पे यूज होता है, एक तो कार्बोनिल रिएक्शन और एक राइमर्टिमल रिएक्शन। यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, ध्यान रखना। मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलिक। कोल्बे रिएक्शन क्या है? इसी फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं, CO2 NaOH, पहले NaOH देते हैं फिर CO2, बाद में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो ये कहाँ चला जाता है? सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड बन जाए तो यहाँ से एस्पिरिन बनाना नहीं भूलना। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये क्या करता है? फिनॉल का H और इसका Cl निकल जाता है। एसिड ऐसे ही पड़ा देखता रहता है, क्या बना लेता है? OCOCH3, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन में एसिड वाला ग्रुप है, हाँ, एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कोल्बे रिएक्शन, ये वाली कोल्बे रिएक्शन है जहां पे CO2 ऐसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। पता है कोल्बे रिएक्शन? अच्छा, डाइएजोटाइजेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शंस हैं, वो बता देते हैं। और एक है बीटा एलिमिनेशन। वो बस हमारी लगभग सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे कवर। ठीक, बस थोड़ी टाइम की और बात है, ज्यादा कष्ट नहीं होगा। बीटा एलिमिनेशन पहले देख लेते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन किसका कराते हैं? एनिलीन का। क्या देते हैं एनिलीन को? NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है? ये तो HNO2 ही है, हाँ, तो HNO2 क्या, ये वहां पे 2 H2 है, यहाँ पे वो वाटर निकल जाता है तो बनता है ये। अगर ये नॉर्मल अमीन होता ना तो अल्कोहल बनता है, लेकिन यहाँ अल्कोहल नहीं बनता। N डबल बॉन्ड N OH, एसिडिक मीडियम में OH निकल जाते हैं, Cl माइनस और N पे प्लस आ जाता है। N के पास लोन पेयर है तो वो इसको दे करके अल्टीमेटली क्या बना देता है? NN ट्रिपल बॉन्ड, इस N पे प्लस और Cl माइनस, इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यही है अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। थोड़ा सा भी हीट कर दो तो ये अपने आराम से निकल जाते हैं। अब इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसका मैं चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है,
वो चार्ट अक्सर में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। इसको अगर डायरेक्ट हीट कर दो तो ये फ्लोरोबेंजीन में चले जाते हैं नाइट्रोजन गैस लिबरेट करा के। अगर इसको कॉपर के साथ हीट कर दो तो तब भी यही होता है और आराम से हो जाता है। अगर तुम इसको हीट कर दो कॉपर H3PO2 दे करके तो फिर तुम्हें मिल जाता है बेंजीन। H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको पूरा रिड्यूस कर देता है। अगर इसको हम लोग दे दें NaCN या KCN तो CN माइनस ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके साइनोबेंजीन बना देता है। अगर तुम इसको एक्वस Ki दे दो एक्वस Ki तो क्या होता है I माइनस अटैक करके आइडोबेंजीन बना देता है। आइडोबेंजीन नॉर्मली मिल नहीं पाता, ये आइडोबेंजीन बनाने का तरीका रहता है। इसको अगर हम दे दें HBF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड जैसा बोलते हैं या हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट जैसा, तो ये दे दे तो क्या होता है ये अच्छा एसिड है, HCl रिप्लेस हो जाता है। तो पहले तो बनता है ये Cl माइनस हट के BF4 माइनस। फिर जब हम हीट करते रहते हैं ना तो ये नाइट्रोजन गैस और BF3 गैस लिबरेट करके क्या बना देते हैं फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक तरीका है, इनका कोई गंदे से साइंटिस्ट के तरीके से इनका कोई नाम भी है लेकिन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेंजीन डाइजेबल क्लोराइड को HBF4 देकर के हीट कर दो तो बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। अच्छा अगर हम इसको और भी कुछ रिएक्शन कराते जाएं कॉपर के साथ HCl दे दें तो अब इसको बोलते हैं गाल्टरमैन रिएक्शन। कॉपर के साथ HCl बेंजीन डाइजेबल क्लोराइड को तो क्या बना देता है ये क्लोरोबेंजीन। अगर कॉपर के साथ HBr दे दिया तो इसको भी गाल्टरमैन रिएक्शन बोलते हैं, तो ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर हम कॉपर के साथ कॉपर भी नहीं रखें CuCl HCl देते हैं क्यूप्रस क्लोराइड HCl तो ये बना देता है क्लोरोबेंजीन। लेकिन इस टाइम पे रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। इस टाइम पे अगर हम ऐसा देते हैं CuBr HBr तब भी क्या बना देता है ब्रोमोबेंजीन। अभी भी इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और एक रिएक्शन जिसको सैंडमेयर बोलते हैं क्या, अगर हम इसको दे दें CuCN KCN किसको दे रहे हैं ये इसी बेंजीन डाइजेबल क्लोराइड को तब भी सैंडमेयर रिएक्शन देते हैं और साइनोबेंजीन बना देते हैं। तो क्या साइनोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन से बन सकता है? जी हाँ, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन ये CuBr यूज करते हैं तो बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और केवल Cu यूज कर लेते हैं CuHBr CuHCl तो क्या बोलते हैं गाल्टरमैन रिएक्शन। याद रहेगा बेंजीन डाइजेबल क्लोराइड के बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अगर इसको पानी में डाल करके हीट करते रहे तो वाटर ये फिनॉल बना सकते हैं। अगर इसको फिनॉल दे दें या फिर एनिलीन दे दें तो कपलिंग रिएक्शन करा के उनके पैरा पे या ऑर्थो पे जा करके ऐड होकर के क्या दे देता है एजोडाइन बेंजीन डाइजेबल क्लोराइड। ठीक है चलिए तो ये सब रिएक्शन ध्यान रखना। डीकार्बोक्सिलेशन तो जानते होंगे ना, सोडा लाइन के साथ हीट कर दो तो CO2 लिबरेट हो जाता है। कार्बोनाइल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ तो ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ध्यान रख लेना। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसीड थ्रू कार्बोनाइल मैकेनिज्म। बीटा कीटो एसिड अल्फा नाइट्रो एसिड ध्यान रखना बड़े आराम से CO2 लिबरेट कर देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ माइलोनिक एसिड 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, हीट कर दो तो वो क्या बना देता है एसिटिक एसिड। ध्यान रख लेना उसको भी। अब मैं बोलने चल रहा हूँ लास्ट E2 मैकेनिज्म। ये क्या है CH3 CH2Cl। जब भी कभी एल्कोहलिक KOH आ जाए, एग्जाम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एल्कोहलिक KOH आ जाए हीट बोल दे हमेशा E2 मैकेनिज्म का वो एग्जांपल होगा। क्या करते हैं यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन निकाल देते हैं CH2H CH2Cl। अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन क्या बन जाता है एल्कीन। और हमेशा वो प्रोडक्ट बनाते हैं जहां पे एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो। अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास ये हो एल्कोहलिक KOH दे दिया, इसी की जगह पे कभी कभी सोडामाइड दे देता है। क्या होता है हैलोजन अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन बना देता है एल्कीन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। साथ में और भी एक बनेगा ब्रोमाइड। अक्सर जब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो तो एल्कीन बनाते हैं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होता है ऐसे करके। हाँ लेकिन अगर कभी हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड हो, जैसे ये फ्लोरीन लगा देते हैं, फिर हम दे देते हैं एल्कोहलिक KOH और हीट कर देते हैं, फिर क्या होता, फिर यहाँ पे हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये एक्चुअली में फिर कार्बोनाइल मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसीड कर जाता है। याद आ रहा है कार्बोनाइल वीडियोस हैं जाके देख सकते हैं। तो जो कार्बोनाइल ज्यादा स्टेबल होगा उसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इंटरनल कार्बोनाइल तो ज्यादा स्टेबल होती नहीं, टर्मिनल ज्यादा स्टेबल होंगे उनके अटैक करने से निकल जाएगा, ये बन जाता है कार्बोनाइल स्टेबिलिटी से ये मेजर हो जाता है। ये तो एल्कीन कैरेक्टर के थ्रू E2 मैकेनिज्म होता है, वो E2 मैकेनिज्म आया कार्बोनाइल कैरेक्टर के थ्रू होता है। अच्छा डबल एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन क्या चीज है? वो एक साथ दो
दो दो हेलोजन लगे होते हैं वो निकल जाए। तो जैसे हमारे पास ये दिया हो, अक्सर एल्काइन बनाने के काम में आते हैं, CH2Cl CH2Cl, इनके रिएक्शन एल्कोहलिक केवच के साथ करा दिया, हीट कर दिया, या इनको दे दिया सोडामाइड, तो क्या होता है वही एल्कोहलिक केवच यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो दो बार यहाँ से हेलोजन तो वहां से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन तो वहां से हाइड्रोजन, एल्काइन बन जाता है यहाँ पर। बस दोनों में ही ये सोडामाइड है NaNH2। बस जो एल्कोहलिक केवच होता है वो एल्काइन से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सोडामाइड डाल दो ना तो जो एसिडिक H है वो एसिडिक H को रिएक्शन करा के उड़ा देता है और खुद आके लग जाता है। उड़ा कहाँ देता है उसको, H+ और NH2- अमोनिया गैस बना देते हैं। तो ये बना देते हैं डबल एलिमिनेशन के थ्रू, ठीक है। कभी कभी ये एलिमिनेशन ऐसे भी मिल सकता है, CH3CHCl2 और इसको किसी ने दे दिया सोडामाइड और हीट, क्या होगा भाई, अब यहाँ से अल्फा, ये अल्फा से हाइड्रोजन बीटा से हाइड्रोजन, फिर अल्फा से हाइड्रोजन बीटा से हाइड्रोजन, दो बार एलिमिनेशन होगा। पहले बनेगा एल्काइन, और ये सोडामाइड है वो एसिडिक H को छोड़ता नहीं, वो एसिडिक H निकालना चाहता है। फिर से एसिडिक H लाना हो तो फिर इनऑर्गेनिक लगा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो इसकी, हाइड्रोलिसिस करा देने से पानी डाल दो तो ये फिर से कहाँ चला जाता है, फिर दे देता है एल्काइन, वही -OH मिल जाएगा प्लस OH मिल जाएगा। हाँ, तो ये होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है जब एल्काइल क्लोराइड होते हैं तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कुछ और होता है, नहीं तो कुछ और। अच्छा, एक रिएजेंट और देख लें फिर खत्म कर देते हैं। एक रिएजेंट और तो हमारा ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक बार तो दिमाग में घूम जाएगा। एक है वो NBS। NBS पता है, जब हमारे पास एलाइल, इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास वाले, और बेंजीन रिंग के बाहर वाले कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और अगर इनके रिएक्शन कराएं NBS से, तो NBS से क्या होता है, वो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं ब्रोमीन से, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन। जहाँ पे एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को हटाओ, कार्बन को हटाओ क्या नहीं, वहां से H हटाओ ब्रोमीन लगा, ये रिएक्शन होती है NBS। एक रिएक्शन को ध्यान रखना H2O2 HBr, इनमें पेरोक्साइड इफेक्ट लग जाता है, प्लस टू प्लस माइनस को माइनस दे देते हैं, HBr पेरोक्साइड, ठीक। और तो सब जानते ही होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिया आज के इस लेक्चर में, और इतना ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ही मतलब ओवरऑल व्यू दे दिया इस 1 घंटे लगभग 50 मिनट की वीडियो में। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीख लिया। कोशिश किया है कि जो भी अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर तुम्हारे दिमाग से थोड़ा हट गया हो या तुमने बहुत दिन बाद रिवीजन किया हो या नहीं आया हो तुम्हारे रिवीजन में अभी जल्दी में, तो देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो हमारे पास अच्छा सा तरीका रहेगा कि अभी अभी देखा होगा तो याद है। इस एग्जाम के लिए अभी तो हम लोग साथ में मिल नहीं रहे थे, सब ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था। मैक्सिमम लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी मेरी क्लासेस नहीं मिल पाई, साथ में रह करके पढ़ने में तो कुछ अलग ही मजा रहता है। लेकिन अपने तरीके से पूरा का पूरा हमने कोशिश किया कि तुम्हारा बेस्ट हो सके। तुम्हें ऐसे लगता होगा कि कभी कभी जब तुमने चाहा तुम्हें वीडियो नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन भर वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि बाहर इतना सारा काम चलता है। रात में अगर वीडियो नहीं बनाओ तो फिर वो वीडियो फिर से दिन भर बन नहीं पाता। रात में ही मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है अक्सर वीडियो बनाने के लिए, वो भी ठीक से, नहीं तो बाहर एक तो काम वाम चलता रहता है, उसकी वजह से बहुत सारे साउंड होते हैं। तो हमने पूरा कोशिश किया है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छे से हो, तुम्हारी मेहनत का जो फल है वो जल्दी से मिले, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे, ठीक। और अपने को याद भी रखो, अगर हमारा मतलब हमारी तरफ से भी कुछ तुम्हारा हेल्प हो पाया हो तो हमने तो कोशिश किया कि तुम्हारा हेल्प हो। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हो गया हो तो माफ करना, मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ हेल्प किया। एक है वीडियो जो तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री का है, वो मिल जाएगा एग्जाम से पहले ही मिल जाएगा, हो सकता है आज ही मिल जाए, मतलब आज रात में ही, ठीक है। और एक वीडियो में और दूंगा जो कल आएगा, वो होगा इस बार जेईई के बहुत सारे क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आ सकते हैं। तो मैंने उनमें से लगभग 60 रिएक्शंस को निकाला है जो अपने नीट के लिए आ सकते हैं, तो उनका भी सोल्यूशन मैं तुम लोगों को कोशिश करूंगा दे दूं। सोचता तो बहुत कुछ हूँ, जितना हो पाता है वो मेहनत करते और कंप्लीट करते हैं। जैसे आज बहुत दिन से तुम लोगों को बोला था ये सब, लेकिन आज जाकर के कंप्लीट हुआ, ठीक है। चले आज के लिए इतना रखते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर याद रखेंगे हम लोग। ये पूरा का पूरा वीडियो देख लिया होगा अच्छे से, तो बहुत सारे पॉइंट तुम्हारे रिवाइज हो गए होंगे। चले आज के लिए इतना रखते हैं।